साथ में नोट डाउन भी करते चले जो बातें आपको जानना है। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो दौरान लेक्चर ही आप पूछ सकते हैं, ताकि आपका भी इन्वॉल्वेशन रहा तो आपकी जो बातें मुझे बता रही है उसमें और ज़्यादा बताते हैं। सबसे पहली बात कि एग्ज़ाम हर कोई दे सकता है जो डीएड या बीएड में एडमिशन ले चुका है, चाहे उसको एडमिशन लेके 2 दिन ही क्यों ना हुआ है। सीटीटी इम्तिहान कोई भी दे सकता है। अब बात आएगी, मैं साइट पे से पिछला बुलेटिन निकाल लिया, पीपीटी वगैरह नहीं बना पाया तबीयत नासाज होने की वजह से, लेकिन आज आने का भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं आ गया कि दवाई तो जारी है, चलो आपकी दवाई भी ले लेते कुछ तो शायद जल्द ठीक हो जाए, देंगे ना। तो देखिए, सबसे पहला आपको इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है, और सीटीटी इम्तिहान की जो फीस है, अगर आप सिंगल पेपर दे रहे हैं, चाहे पेपर फर्स्ट या सेकंड, एक पेपर के लिए जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को 1000 रुपये फीस है। अगर आप बोथ पेपर यानी दोनों पेपर देते हैं, डबल पेपर दे रहे हैं फर्स्ट भी सेकंड, तो 1200 रुपये, 800 रुपये का डिस्काउंट सेल करेंगे, ठीक है। तो दोनों पेपर देने वाले साथ ही फॉर्म भरें, ये ना करें कि पहले एक देंगे फिर दूसरा, तो आपका 800 का लॉस हो जाएगा। और जो SC/ST कैटेगरी है, फिजिकल हैंडीकैप है, इनके लिए 500 रुपये फीस है सिंगल पेपर की, और बोथ पेपर की 600 रुपये। दूसरी बात, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, अपनी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेगी 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर की फ़ोटो होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड में रही तो बहुत अच्छी है, एकदम वाज़ेह फ़ोटो होना चाहिए, क्योंकि पिछली मरतबा बहुत सारे कैंडिडेट का प्रॉब्लम इस वजह से आया था, फ़ोटोज़ और साइज की वजह से। फॉर्म भरने से कबल पूरी तरह से जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा उसको आप तफसीली पढ़ लीजिए एक मरतबा निकाल कर, और उतना भी नहीं करते हैं तो कम से कम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आने के बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसको पूरा देख लीजिए स्टार्ट से एंड तक। उसमें भी सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ एक डेमो फॉर्म भी फिलअप करके दिखाते हैं। ये सब चीज़ें करने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद से फॉर्म फिलअप करें तो बेहतर रहेगा। मोबाइल के थ्रू भी आज हो जा रहा है, 4G है, मोबाइल से भी बहुत अच्छे आ चुके हैं, तो आसानी से सब काम मोबाइल में भी हमारे हो जाए, सिर्फ हमें थोड़ी सी हिम्मत करने की ज़रूरत है। लेकिन अब तक हम देखते हैं अक्सर जो है तो ये सब बतलाने के बाद, डेमो देने के बाद भी आप जो है तो किसी और से फॉर्म भराते हैं, और वहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना होता है। कभी पासवर्ड मिस हो गया, कभी रजिस्ट्रेशन ID हो गया, कभी इसका मोबाइल नंबर उसको चला गया, उसका मोबाइल नंबर इसको चला गया, इसकी जगह उसकी फ़ोटो अपलोड हो गई, ऐसे मसाइल भी आते हैं। और नेट कैफ़े वाला है, उनको तो फॉर्म भरना है, जैसी भी मालूमात होती है वो भी कोशिश करते हैं पूरी मालूमात लेने की, हमको भी कॉल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हो ही जाती है जिसकी वजह से बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज अगर आप थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करते हुए फॉर्म भर लेंगे तो कल की आसानी है, और आज की अगर आप आसानियाँ देखेंगे तो कल के लिए मुश्किल आता है। तो फ़ोटो के ताल्लुक से बतला रहा था कि फ़ोटो आपका क्लियर होना चाहिए, और सेकंड चीज़ आपकी साइन ब्लैक पेन से कीजिए या ब्लू से कीजिए, कोरे पेज पे, लाइनिंग वाला पेज नहीं होना चाहिए। ज़ेरॉक्स पेपर जो होता है ना पूरा प्लेन, उस पर साइन कीजिए, और 3.5 बाय 1.5 इस तरह की उसकी इमेज लेकर, वाज़ेह इमेज उसको अपलोड करना है। इमेज का साइज़ 3 KB से 30 KB के अंदर होना चाहिए। फ़ोटो लेते हैं आजकल हमारे कैमरे बहुत अच्छे हैं, तो MB में फ़ोटो आती है, उसको आपको क्रॉप करके या रिसाइज करके, सॉफ्टवेयर मौजूद है ऐप में, गूगल प्ले स्टोर में चले जाए इमेज रिसाइज में, तो वहाँ पर रिसाइज हो जाते हैं। और आपकी इमेज की क्या फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए 3 KB से 30 KB। 3 KB से कम रहा तो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, और 30 KB के ऊपर रहा तो अपलोड ही नहीं। और जो फ़ोटो रहेगा आपका 10 KB से 100 KB होना चाहिए। 100 KB के ऊपर अपलोड नहीं होगा, और 10 KB के अंदर रहा तो भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब फीस के और फ़ोटो के ताल्लुक से आपको मैंने बातें बतला दी है।
दूसरी बात आपको बतलाते हैं कि CTT देने के लिए एलिजिबल कौन है। ये भी आपको मैं बता चुका हूँ कि CTT इम्तिहान वो सभी कैंडिडेट दे सकते हैं जो D.Ed या B.Ed में एडमिशन ले चुके हैं। कंप्लीट होने वालों का तो फिर कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं। अब इसमें एक सवाल आता है कि जो D.Ed कैंडिडेट है वो सेकंड पेपर देना चाहते हैं, तो जो सेकंड पेपर देना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कंप्लीट हो या फिर वो ग्रेजुएशन में उनका दाखिला हो चुका हो, तब आप सेकंड पेपर दे सकते हैं। और इसकी वैलिडिटी, अगर आप CTT पास कर लेते हैं, वैलिडिटी कितनी है? इसकी वैलिडिटी है लाइफ टाइम। एक मरतबा देंगे, दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मुझे लास्ट टाइम बाउंड्री पे मार्क्स थे, मैं चाहता हूं कि मेरा स्कोर बढ़े, क्योंकि CTT इम्तिहान ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि सेंट्रल के जो गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं, KVS, NVS, इस तरह के उन स्कूलों में भी ये अप्लीकेबल होता है। साथ ही महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट के जिला परिषद, महानगर पालिका और प्राइवेट स्कूल में भी ये मान्य है। इसका GR वगैरह पूरा तफसील पे एक वीडियो डिफरेंस बिटवीन CTT और TT बोलकर मैंने एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो ये लाइफ टाइम है, एक मरतबा पास कर लेने के बाद में देने की जरूरत है। लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट शौकिया करते हैं, किसी और वजह से भी करते हैं। इसीलिए बार बार अक्सर पूछा जाता है, जो कैंडिडेट पास हो जाते हैं उनको ये फिक्र रहती है कि अब हमारे मुकाबले में कितने हैं। अक्सर मुझे सवाल करते हैं लाइव सेशन में या व्हाट्सएप पर कि सर CTT TTT पास कितने होंगे महाराष्ट्र में? मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, और फिर भी उसके बाद एक मेरा जो अंदाज़ा मैं बताता हूँ कि 1000 से 1200 आज की डेट में अभी जो बाकी बचे हुए हैं वो 1000 से 1200 TT CTT है, और वैकेंसी हमारे पास लगभग उर्दू मीडियम की 1500 आने वाली है। उसमें 1st to 5th के लिए ज़्यादा वैकेंसी है, 6 to 8 में मैथ साइंस के लिए भरपूर वैकेंसी है, सोशल साइंस का बहुत मसला है। तो जो सोशल साइंस वाले हैं B.Ed वाले, वो अगर चाह रहे हैं तो वो फर्स्ट पेपर को प्रेफरेंस दे तो आपका फायदा हो सकता है। तो इसमें ऐसे भी है कि बहुत सारे लोग 7-7, 8-8, मैं खुद जानता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं 9 मरतबा TT CTT पास है, तो इनको कितने बार कंसिडर करेंगे? एक कैंडिडेट को 9 पकड़ेंगे क्या? एक ही पकड़ेंगे। अब वो अक्सर बताते, जब उनको पहले तो पूछते हैं क्या तादाद कितनी है, जब तादाद बताता है तो सर हमारे ज़िले में मैं जानता हूँ बोले 150। तो फिर पूरे 36 ज़िलों में कितने होंगे? अरे भाई तेरे ज़िले में 150 है, तेरी जान पहचान में ठीक है, लेकिन कुछ ज़िले ऐसे भी है जहाँ पे 2 भी नहीं है, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जो ऑलरेडी जॉब पर है। मैं 2 मरतबा पास ऑलरेडी जॉब पर हूँ, अब मैं कंसिडर करेंगे क्या? ऐसे बहुत सारे जो प्राइवेट में लगे हुए हैं, उनको सिर्फ उनका जो अपलोड वगैरह का प्रॉब्लम है उसके लिए पास करना है, वो थोड़ी इधर आने वाले गवर्नमेंट में आते हैं तो वो उनके आगे की लीगल चीज़ें रहेगी, वो भी प्रोसीजर अलग अलग है, बहुत सारी बातें हैं, तो ये सब चीज़ें आती है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जो एग्ज़ाम होगा किस तरह से होगा CTT का। आप अगर कुछ लोग महा-TT देकर आए होंगे, महा-TT ऑफलाइन मोड पर होता है, जैसा कि स्कॉलरशिप इम्तिहान होते हैं हमारे 5वीं 8वीं के, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, OMR शीट रहती है और उसमें आपको सर्कल फिल करने होते हैं। लेकिन पिछली मर्तबा से CTT ऑनलाइन बेस हो चुका है, तो ये ऑनलाइन इम्तिहान है। जिस तरह से आप में से तकरीबन सभी ने MSCIT किया ही है, तो MSCIT इम्तिहान जिस तरह से होता है उसी तरह पे ये इम्तिहान होता है। अगर कोई MSCIT नहीं किया हुआ हो तो वो कर ले, क्योंकि आपको जॉब के लिए लगता ही है, मस्ट है। वैसे इसको मोहलत दी जाती है बाद में, आपको अगर अपॉइंटमेंट के टाइम ले भी रहा दो, लेकिन बेहतर है कि कर लीजिए। दूसरी चीज, अब इसमें 2 पेपर अलग अलग होते हैं। पेपर फर्स्ट होता है 1st to 5th के लिए प्राइमरी लेवल का, इसको अप्लाई कौन कर सकता है? D.Ed वाले, B.Ed वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड पेपर होता है 6 to 8 के लिए, इसे कौन अप्लाई कर सकता है?
सिर्फ बीएड वाले और डीएड वाले वो जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ये ग्रेजुएशन एग्जाम, ग्रेजुएशन में आपका दाखिला है। ओनली डीएड के बेस पर आप सेकंड पेपर नहीं ले सकते। दूसरी एक बात इसमें ये याद रख लीजिए कि सीटीटी का जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपकी फोटो और इमेज के अलावा अपलोड करना नहीं होता, ना ही ये कहीं वेरीफाई होता। तो जो भी आप मालूमात डालें पूरी दुरुस्त और सही होने की जांच आपको खुद करना है, क्योंकि अगर कुछ भी गलती हो गई यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन कल को जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस वक्त जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वहां पर आपको कोई भी सुधार का चांस नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, वहां पर आपको तकलीफ होगी। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कोई भी नहीं करना है, इसलिए सारी चीजें कि भाई हम क्राइटेरिया में कौन से बैठते हैं नहीं बैठते, ये पूरी जांच करके आप फॉर्म फिलअप कीजिए। अब सीटीटी में जो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए पेपर होता है, तकरीबन दोनों भी पेपर्स में सेम है। 150 मार्क्स 150 मार्क्स के सवाल होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस यानी कि सवाल रहेगा कि एबीसी की तरह नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, एक आपको सही ऑप्शन उसमें से सेलेक्ट करना है। और ऑनलाइन होने का फायदा ये, 2 फायदे ये है कि अब आपको गोला भरने का वक्त आपका बच रहा है, जिससे आपके 10 से 15 मिनट आपके इसमें बच रहे हैं। सेकंड चीज, अगर ऑफलाइन में आपने एक मरतबा कोई राउंड सर्कल फिल कर दिया उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आपने सबमिट नहीं किए हैं तो सबमिट करने से पहले आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, चेंज करने का थोड़ा सा इसमें यहाँ पर एक फायदा आपको ऑनलाइन मोड में मिलता है। अब हम देखते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए जो पेपर है 150 नंबर के सवाल किस तरह से आते हैं। सबसे पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें 30 सवाल आते हैं और 30 नंबर के लिए होता है। सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट। अब लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड सीटीटी में बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। ये सेलेक्ट करने से पहले जो नए कैंडिडेट जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो नए कैंडिडेट है ये इस बात को याद रखो कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट करने से पहले मैं आपको ये राय दूंगा कि आप प्रीवियस पेपर लेकर वो 30 नंबर का 30 मिनट लगाकर 2 मरतबा 2 पेपर सॉल्व कीजिए। उसके बाद सेलेक्ट कीजिए कि मुझे कौन सी लैंग्वेज एज अ फर्स्ट लैंग्वेज लेना है, एज अ सेकंड लैंग्वेज लेना। फर्स्ट लैंग्वेज के लिए तो जाहिर सी बात है हम उर्दू लेंगे, उर्दू के कैंडिडेट्स हैं, सब चीज़ें आसान ही जाती है। लेकिन उर्दू में जो जबान हम आमतौर पर आम बोलचाल में यूज करते हैं वो तो उर्दू है, बोली बोलते हैं, उर्दू नहीं बोलते, तो वो जबान भी नहीं है। दूसरी जो हमारी रियासती किताब दरसी किताब में जो जबान है वो भी नहीं, उससे भी आगे। अब इसके लिए लास्ट टाइम तो मेरे ख्याल से अजीम सर ने बुक्स सभी को प्रोवाइड किए थे पूरे महाराष्ट्र भर में, वो बुक्स बहुत अच्छी है, मेरे पास भी है। और अगर इस मरतबा पे हुआ तो एक बुक्स अगर आप ले लिए कुछ 300 350 की कुछ बुक है, उससे पूरी तैयारी हो जाती है, पूरा 30 नंबर उसी में से आता है। ऐसा समझ लीजिए 350-400 रुपए में 30 नंबर अजीम सर दे रहे हैं। तो वो पूरा लैंग्वेज वगैरह आपकी उसमें से तैयारी हो जाती है। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी उर्दू सेलेक्ट कीजिए। अब सेकंड लैंग्वेज के लिए हमारे सामने 3 ऑप्शन है तो 20, लेकिन जाहिर है तेलुगु वगैरह तो आप लेंगे, कन्नड़ा, बंगाली, तो उसके ऊपर बात भी नहीं करते। 3 लैंग्वेजेस है आपके सामने सेकंड लैंग्वेज के, हिंदी, मराठी, इंग्लिश। अब कोई अगर इन सर्विस होगा, ऑफिशियल वर्क करता होगा, पूरा ऑफिशियल वर्क मराठी में रहता तो मराठी इजी जाती है तो मराठी ले सकता है। किसी की इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश ले सकता है, किसी की हिंदी अच्छी है तो वो हिंदी ले सकता है। अब यहाँ पर हम क्या सोचते हैं अक्सर कि हिंदी, जैसा भी मैंने उर्दू के लिए जो बात की वैसे आमतौर पर जैसे हम हिंदी समझते वैसी नहीं, इसमें गंगाधर वाली हिंदी रहती है, वो हमको शायद समझ में ना आए, इसलिए हम उससे बचना चाहते हैं और इंग्लिश की तरफ जाते हैं। तो फिर वो इंग्लिश निकल जाती है, फिर वो ज़्यादा हाई, तो वहाँ पर भी हमारी गाड़ी फंस जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब आप सेकंड लैंग्वेज चूज करोगे उसके लिए पहले सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा लेना है, मराठी लेना है, हिंदी लेना है या इंग्लिश लेना है। जो भी लेना है उसका प्रीवियस पेपर वेबसाइट पर भी मौजूद है,
पिछली मरतबा आए हुए ऑनलाइन के पूरे पेपर्स वेबसाइट पे अभी मौजूद है। ऑनलाइन वेबसाइट पे आप विजिट देके वहां से निकाल सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर लीजिए, 30 मिनट लगाकर उसको सॉल्व कीजिए और देखिए आपको 2 पेपर सॉल्व करने के बाद आपको उसमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं और आपको वो आसान इजी जा रहा है नहीं जा रहा है। साथ में दूसरा जो ऑप्शन आपके पास उसके साथ कंपेयर कीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों है तो दोनों से कंपेयर कीजिए। जिसमें आप अच्छा स्कोर अभी कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो फिर उस लैंग्वेज को एज अ सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट करें। लैंग्वेजेस का बहुत बड़ा रोल है, ये पावर प्ले के ओवर्स है आपके लैंग्वेजेस। जैसा क्रिकेट मैच में 2020 में वनडे में पावर प्ले होता है, बैट्समैन के लिए हिटिंग का बहुत चांस रहता है, वैसा ये पावर प्ले के सब्जेक्ट्स हैं। यानी कि जो 60 नंबर होते हैं इसमें से आप 50 अबो अगर लेते हैं तो बाकी के 90 में से आपको सिर्फ 40 लेना है, 90। कास्ट वाले रहते हैं उनके लिए और कम हो जाते, 32 ही लेना है। तो जो हमारे पास स्कोरिंग सब्जेक्ट है हमें उसको बहुत ही वेटेज देते हुए बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना चाहिए। तो एक मरतबा यहाँ से जाने के बाद अभी वक्त है, कल से वेबसाइट शुरू होगी फॉर्म फिलअप करने की, 22 या 24 लास्ट डेट है। उससे कबल पहले फुर्सत में फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में 22 जगह सेंटर है इसके, जिसमें हमारे पास औरंगाबाद में, और ऑनलाइन एग्जाम होने की वजह से सीट्स लिमिटेड है। तो जो लोग पहले फॉर्म भरेंगे उनको पहले नंबर का प्रेफरेंस पहले मिल जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन देना पड़ता है इसमें, क्या औरंगाबाद, पूना, मुंबई, नांदेड़। अगर आपके फर्स्ट वाले आप प्रेफरेंस कंप्लीट होंगे तब आपको सेकंड मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आप फौरी जो है तो फॉर्म फिलअप कर लीजिए। उसके साथ आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेजेस के ताल्लुक से आपको बता दिया कि किस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट तो आप उर्दू लेंगे, सेकंड में मराठी, हिंदी, इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज लीजिए जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और उसके बाद अगला चौथा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स, इसको स्किप नहीं कर सकते। 30 नंबर कंपलसरी है और 30 क्वेश्चंस है जिसके ऊपर 30 नंबर आते हैं। और 5वां है एनवायरमेंटल स्टडीज, ये 30 नंबर का है। इस तरह से टोटल्स हुए 150, यानी 150 सवाल और 2.5 घंटे का वक्त, 150 नंबर। सेकंड पेपर की जानिब हम आते हैं। तो सेकंड पेपर में भी आपको सेम रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज टू सेकंड, वही बात लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए जो पहले कह चुका यहाँ पर भी लागू होती है। थर्ड, यहाँ पर आपको 6 to 8 के लिए जो सेकंड पेपर दे रहे हैं, यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस और इस सोशल स्टडीज में से कोई एक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जिनका ग्रेजुएशन बीए है वो सोशल स्टडीज लेंगे, और जो बीएससी वाले हैं, बीकॉम वाले हैं, ये लोग मैथमेटिक्स और साइंस लेंगे। अब यहाँ पर आपको 60 नंबर मैथमेटिक्स और साइंस के आएंगे, या फिर जो सोशल स्टडीज लेंगे उसके ऊपर पूरा का पूरा 60 नंबर आएगा। अब जो पेडालॉजी है, नफ्सियात, इसके अंदर क्या आता है देखिए। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी में जो आप जिस चीज पे फोकस किया जाता है वो है दर्स व तदरीस की तालीमी नफ्सियात। टॉपिक्स पूरे अंदर सिलेबस में बुलेटिन में दिए होते हैं तफसील से, मैं यहाँ मेन पॉइंट आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा। तो सबसे मेन इसमें आता है कि दर्स व तदरीस की तालीमी नफ्सियात के बारे में होता है। और जब सवाल पूछा जाता है तो 6 से 11 साल के बच्चे को जहन में रख के पूछा जाता है पेपर फर्स्ट के लिए। जब आप पेपर फर्स्ट पर आंसर लिख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो 6 से 11 साल के बच्चे को जहन में रखते हुए, खुद को मौलिम मानते हुए, उसको स्टूडेंट मानते हुए जो भी आंसर सेलेक्ट करेंगे उसमें ये देखना होगा कि कौन सा आंसर बच्चे के लिए अच्छा है, हमारे लिए भी, टीचर के लिए, बच्चे के लिए अच्छा है, और पॉजिटिव वाला आंसर देना है, नेगेटिव वाले आंसर नहीं। ये चीजें इसमें देखी जाती है। और जो सेकंड पेपर होता है 6 to 8 के लिए, यहाँ पर दर्स व तदरीस की तालीमी नफ्सियात के बारे में ही होता है, लेकिन 11 से 14 साल के बच्चे को जहन में रख के सवाल होता है।
तो जब हम जवाब देंगे तो हमारे जहन में ये बात होना चाहिए कि 11 से 14 साल के बच्चे के लिए हम क्या करेंगे, एज अ मॉडल पॉजिटिव वाला आंसर हमारा होना चाहिए। दूसरी एक बात सबसे अच्छी इसमें ये है CTT में कि यहाँ पर आपको तरीके तदरीस पे 50% है और 50% जो है तो कंटेंट पे है, जो कि D.Ed में आप पढ़ कर आते हैं, अभी अभी नया होता है, वो आपको बहुत हमको आसान जाता है क्योंकि वो महा TET देखे तो 100% कंटेंट बेस होता है। तरीके तदरीस पे एक सवाल रहता है, 4 से 5 सवाल रहते हैं बस, उससे ज़्यादा। CTT में 50% तरीके तदरीस पे। इसमें जो बाकी का जो 50% बचा है, बाकी के 75 सवाल, इसमें कौन सा सिलेबस होता है देख लीजिए। पेपर फर्स्ट के लिए 1st to 5th NCERT की बुक, 1st to 5th की NCERT की बुक से आपको स्टडी करना है। इसकी ऑनलाइन किताबें आपको वेबसाइट पे NCERT की मिल जाएंगी, कुछ एप्लीकेशन भी है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से NCERT का, वहाँ से 1st to 5th पेपर फर्स्ट के लिए। लेकिन यहाँ डिफिकल्टी लेवल, सवालात की मुश्किलियत की सतह, हम जानते हैं D.Ed B.Ed कर चुके हैं, सवालात की मुश्किलियत की सतह क्या होती है उसकी वजाहत में नहीं जाऊँगा। तो सवालात की मुश्किलियत की सतह लेकिन आपको हाई स्कूल वाली, अपर प्राइमरी वाली 6 to 8 तक। तो अक्सर परेशान होते हुए हमने तो 1st to 5th पढ़ा है, लेकिन सवाल जो है तो 6 to 8 में आया है। 1st to 5th कहा है, लेकिन हमको किताबें जो स्टडी करना पड़ेगी 8 तक की करना चाहिए NCERT की। सेकंड पेपर के लिए जो बात है उसमें सेम चीज NCERT की बुक पढ़ना है, NCERT की, और ये पढ़ना है आपको 6 to 8 के लिए। लेकिन सवालात की मुश्किलियत की सतह क्या है, 10th तक की। यहाँ पर 8वीं तक की थी ना अपर प्राइमरी, यहाँ पर सेकेंडरी तक की आती थी। मुश्किलियत की सतह 10वीं तक, यानी कि सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं हम, तो हमको 10वीं तक की NCERT की बुक से नोट्स बनाना। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में भी हमने बात कर चुके हैं। लास्ट में अगर वक्त बचता है तो मैं महाराष्ट्र में कहाँ सेंटर है वो बतला देता हूँ आपको। इसमें अगर इस साल के इसमें इजाफा होता है तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो पिछले साल तो 22-23 सेंटर्स थे। रीचेकिंग और रीइवैल्यूएशन के ताल्लुक से इसमें बता रहा है कि रीचेकिंग रीइवैल्यूएशन CTT में नहीं होता। एक मरतबा जो रिजल्ट अगर आपका डिक्लेयर हो गया फाइनल रिजल्ट, उसमें किसी भी तरह का रीचेकिंग और रीइवैल्यूएशन नहीं होता। हमारे पास अक्सर पूछते 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, उसको रीचेक कराएंगे, कितने बार भी रीचेक कराओ वो बोलने के ऊपर, यानी ऑब्जेक्टिव है उसमें। ऐसा तो नहीं कि आधे गलत को सही करके दे देगा। 100 बार भी अगर उसको ये किया जाएगा, स्कैन किया जाएगा, चेक हाथ से नहीं होते हैं। जैसा हमने नोट गिनने की मशीन देखी है ना, बैंक वगैरह में होती है या बड़े बड़ी दुकानों पर, उस तरह की मशीन होती है। उसके अंदर पेपर जाता है हमारा ऑटोमेटिक, जो तो पूरा डिस्प्ले पर कंप्यूटर पर रिजल्ट आ जाता है। तो उसको 100 बार भी स्कैन करेंगे तो वही रिजल्ट होगा। ये तो ऑफलाइन का था, अब ऑनलाइन है, ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं। एक मरतबा जो हमारा रिजल्ट फिक्स हो गया, उसके अंदर कुछ भी चीज़ें नहीं हो सकती। इन बातों को भी हमको ध्यान में रखना है कि तैयारी कर रहे हैं तो 90 मार्क्स की तैयारी ना करें। इससे पहले भी हमने हमारे पादरी में जब क्लासेस लिए थे तो उनको 150 में से 110 की जो है तो मैंने तैयारी करने कहा। 110 की तैयारी करोगे 90 तक पहुंचोगे। कास्ट वाले भी है, अगर किसी भी क्लास से बिलोंग करते तो 82 तक पहुंचेंगे। तैयारी 110 की करेंगे, यानी कि आप प्रैक्टिस पेपर जो सॉल्व करेंगे उसमें आपको अगर कंटिन्यू लास्ट में, जब स्टार्ट में तो ठीक है थोड़े बहुत कम, लेकिन लास्ट में कंटिन्यू 3 से 4 पेपर आपके जो सॉल्व करेंगे आप, उसमें आपको 110 या उससे ज़्यादा मार्क्स होना, तब आप इस इत्मीनान से रह सकते हैं कि हमको 90 या 82 मिलने वाले हैं। और अगर आप 100 के अंदर आ रहे हैं तो आपको उसमें और मेहनत की ज़रूरत है, फिर आप 1-2 नंबर से कहीं अटकने वाले ना बन जाएगा। इस बात का हमको ध्यान रखना ज़रूरी है। सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुंचने के लिए कहा जाता है। कोशिश करें हम जितने जल्दी पहुंच सकते हैं उतने जल्दी सेंटर पे पहुंच जाए इत्मीनान से। सेंटर ऐसा सेलेक्ट करें, और इसमें कहा गया है इस मरतबा साफ तौर से कि आप
फौरी जो लोग फॉर्म भरेंगे पहले उनके प्रेफरेंस यानी सेलेक्टेड सेंटर मिलने के चांसेस ज़्यादा है। अक्सर ऐसा भी सोचते हैं कि सर हम एक ही सेंटर डालते ना दूसरा सेंटर नहीं डालते, तो आपको 4 फॉर्म अंदर फिलअप ही करना पड़ते, 4 देना ही पड़ता। अगर आप नहीं देंगे तो आगे फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। तो जल्द से जल्द फॉर्म भर दें ताकि ऊपर नीचे हो। ताकि आपका जो सेलेक्टेड सेंटर है वो आपको मिल सके और आप वहाँ सहूलत से पहुँच सके। जो भी सेंटर, परगनी सेंटर तो नहीं होता है हमारा, जालना भी नहीं होता है, नांदेड़ हो सकता है, औरंगाबाद तो है ही पहले से है। तो इन चीज़ को ध्यान में रख के हम कहाँ ठहरेंगे, एक दिन पहले पहुँच जाए, कहाँ ठहरेंगे, वो सब चीज़ों के हिसाब से सेंटर का जो है तो इंतखाब करना है। और सर्टिफिकेट पास होने के बाद का आपका सर्टिफिकेट, पास होने के बाद जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो टीटी की तरह हार्ड कॉपी में नहीं मिलता। अभी तक हमको डीएड, बीएड, ग्रेजुएशन सभी सर्टिफिकेट महा टीटी हार्ड कॉपी में मिलते हैं। सीटीटी में आपको ऑनलाइन मिलता है सर्टिफिकेट, वो आता है आपके डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में जो सर्टिफिकेट है उसकी आपको कलर प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना पड़ती है, लेमिनेशन वगैरह करके जब भी जरूरत हो। डिजी लॉकर में आपके हमेशा रहे, वहाँ से जाने वाला नहीं, एक मरतबा आने का वहाँ हमेशा रहे। डिजी लॉकर ऐप क्या है इसके बारे में भी बाद में देखेंगे जब हो जाएगा। और जानना चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर उसके ताल्लुक से भी पूरी तफसीलात मौजूद है, वहाँ हम देख सकते हैं। वक्त का तकाजा इतना नहीं है कि सब चीज़ों को तफसील पे दिया जाए। तो सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन मोड पे आता है जिसमें एक मार्कशीट होती है और एक सर्टिफिकेट होता है, जिसमें एक में आपकी फ़ोटो साइन होती है और एक पे सिर्फ जो होता है आपका रिजल्ट होता है। अब इसमें एक ये भी रहता है, कुछ बच्चे 2 पेपर देते हैं, वो कहते हैं कि सर अगर हम फर्स्ट में पास हो गए सेकंड में पास नहीं हुए, ये दोनों में से एक में पास हो एक में नहीं हो, तो नेक्स्ट टाइम हमको दोनों देना पड़ेंगे क्या? ज़रूरी नहीं। जो आप पास है उसके अलावा जो दूसरा अगर रह गया खुदा ना खास्ता, तो आप आपको नेक्स्ट टाइम में वो सिर्फ दूसरा ही देना होगा। कुछ ऐसे भी कि सर हम फिर पिछली मरतबा पास हो गए थे 91, अब हम चाहते हैं 100 अपू जाना, तो अगर हम दिए एग्ज़ाम खुदा ना खास्ता इसमें फेल हो गए तो पिछला रिजल्ट का क्या, वो तो पास का था। या फिर इसमें ले लिए हमने 95 ले लिए, या फिर पहले 95 थे, स्कोर पढ़ने के बजाय कम हो गए 93 हो गए, तो हमारा क्या? तो उसमें मसला कोई भी नहीं है। अगर आप फेल भी हो तो खुदा ना खास्ता नेक्स्ट पेपर में तो आपका जो पास का सर्टिफिकेट है वो रद्द नहीं होगा, वो मौजूद है आपके पास। आपके पास 2 से ज़ायद, 1 से ज़ायद 2-3 सर्टिफिकेट पास के, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा यूज़ करना है। आप चाहे तो 90 वाला यूज़ करें, 82 वाला यूज़ करें, 95 वाला यूज़ करें, 110 वाला यूज़ करें, जो आप दिखाएंगे वो मान्य होना चाहिए। इतना ही तो ओरिजिनल होना, बनावटी या जालसाजी वाला नहीं होना। नहीं तो फिर पुलिस के मामला हम देख रहे हैं क्या, 2018-19 ज़रूरी भी था होना। जो जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, रात इंदौरी का शेर है। जो जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, सजा न देकर अदालत बिगाड़ देती। मामला अच्छे चल रहे थे, एग्जाम ठीक से हो रहा था, रिजल्ट कम ही आ रहा था, अचानक 18 में रिजल्ट बढ़ गया, 19 का रिजल्ट तो सब रिकॉर्ड तोड़ दिया, 16,000 बच्चे पास है, बाद में पता चला 50% तो बोगस है। तो हमें इन चीज़ों से पूरी तरह से बचना चाहिए। पाप का घड़ा हमेशा भुगता ही है, बढ़ता भी है और भुगता भी है। तो रिटायरमेंट तक सर्विस करना है हमको 58 साल का, आज बच गए कल बच गए 10 साल, रिटायरमेंट के टाइम कुछ प्रॉब्लम आ गई पूरी सर्विस चले गई कभी। तो बोगस कामों से पूरी तरह से आप बचिए और ऐसे अफराद से दूर रहिए जो इस तरह की सलाह देते हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी, बहुत हसीन ख्वाब हाथों में जन्नत दिखाती हैं। तो सर्टिफिकेट के लिए, पासिंग के लिए या नौकरी के लिए किसी भी तरह की जालसाजी में मुलविस होने से बचें। इसी के साथ साथ वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट के प्रैक्टिस के मॉक टेस्ट होल्डर अवेलेबल है। आप मोबाइल के अंदर या पीसी के अंदर जो है तो उसको लैपटॉप में ओपन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स की, क्योंकि अभी तक आपने दिया नहीं होगा, सिर्फ एक MSc का दिए हैं, तो उसकी प्रैक्टिस भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर वो मौजूद है। अब सिलेबस के ताल्लुक से थोड़ा सा मुख्तसर में बताता चलिए
चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडोलॉजी में चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल के चाइल्ड पर 15 नंबर के सवाल आते हैं। ये मेन टॉपिक है। इसके नीचे और बहुत सारे टॉपिक है जो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएंगे। जब न्यू आएंगी कल उसको डाउनलोड कर लेना, अभी तो ओल्ड है साइट पर। सेकंड चीज, ये 15 नंबर हो गए चाइल्ड डेवलपमेंट पे, बच्चे की नशोनुमा पर 15 नंबर है। उसके बाद लर्निंग एंड पेडोलॉजी पे 10 नंबर है, ये दूसरा है। और एक है कॉन्सेप्ट के ऊपर, तस्वुरात के ऊपर 5 नंबर। इस तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट पर पेपर फर्स्ट में 30 नंबर के सवाल आते हैं। ये सिलेबस है उसका। ये मैंने उनके इकाइयाँ बताई, इसके ज़िहनी इकाइयाँ और भी है जो आपको बाद में देखना पड़ेगा। सेकंड है लैंग्वेज। लैंग्वेज का बहुत ही आसान है। लैंग्वेज में हम जाएंगे फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज, दोनों में भी पैराग्राफ पे 15 नंबर के सवाल आते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज में एक पैराग्राफ आता है नस्र का और एक नज्म का आता है, और सेकंड इसमें दोनों भी नस्र के आते हैं। तो 15 नंबर पैराग्राफ के ऊपर होते हैं, और पेडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट पे 15 नंबर के साथ। तो इस तरह से 15-15 30 हो जाते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज का भी सेम है, सेकंड लैंग्वेज का भी सेम है। मैथमेटिक्स में कंटेंट पर 15 सवाल आते हैं। सवाल हल करने के 15 नंबर के 15 सवाल आते हैं, और तरीके तदरीस के ऊपर यहाँ पर पेडोलॉजी पर 15 नंबर के सवाल आते हैं। इस तरह से मैथमेटिक्स के 30 ज़िमनी पॉइंट अंदर और भी मौजूद है। और लास्ट वाला पेपर फर्स्ट का है इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसमें कंटेंट पर 15 नंबर का आएगा और पेडोलॉजी पर 15 नंबर का आएगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज इस तरह से 30 नंबर। सेकंड पेपर का देख लीजिए, 6 to 8 के लिए जो सेकंड पेपर है चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड यानी 6 to 8 के स्कूल के बच्चे की तालीमी नशोनुमा के हिसाब से 15 सवाल 15 नंबर के लिए आते हैं। और कॉन्सेप्ट पे तस्वुरात पे 5 नंबर, जिसमें तारीफ वगैरह हो सकती है, तालीम नफ्सियात की तारीफ। और लर्निंग एंड पेडोलॉजी पर 10 नंबर के सवाल आते हैं। लैंग्वेज में एज पर सेम फर्स्ट पेपर पैराग्राफ 15 नंबर और तरीके तदरीस पे 15 नंबर, दोनों भी लैंग्वेज। अब रहा सेकंड जो मैथमेटिक्स और साइंस है, या फिर आपको सोशल स्टडीज लेना है। तो पहले पेपर में तो 30 नंबर का मैथमेटिक्स था, सोशल इन्वायरमेंटल स्टडीज 30 का था। यहाँ पर स्किप हो जाता है दोनों में से एक। बीए वाले हैं तो उनको सिर्फ सोशल स्टडीज आता है 60 नंबर का, और बीएससी बीकॉम वाले हैं उनको सिर्फ मैथमेटिक्स साइंस आता है 60 नंबर का। अब ये 60 नंबर किस तरह डिवाइडेड है देखिए, मैथमेटिक्स और साइंस का। मैथमेटिक्स होता है 30 नंबर और साइंस होता है 30 नंबर, जिसमें मैथमेटिक्स में कंटेंट बेस पे जो है तो 20 नंबर के सवाल आते हैं। जितना नंबर उतने सवाल आते हैं, यानी 20 सवाल 20 नंबर के लिए आएंगे। और पेडोलॉजी इश्यूज पर 10 नंबर का मैथमेटिक्स, इस तरह से 30 हो गए। और साइंस में कंटेंट पे 20 नंबर का आएगा। 6 to 8 का कंटेंट देखना है, लेकिन तैयारी पूरी 10वीं तक के हिसाब से रखना है। तो कंटेंट पे 20 सवाल साइंस के आ रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक से ये सवाल आएंगे। और पेडोलॉजी और दर्स तदरीस पे यानी कि 10 नंबर रहेंगे तरीके तरीके। यही अब सोशल स्टडीज वाले के ऊपर आते हैं, जिनका 60 नंबर सोशल स्टडीज रहेगा। कंटेंट पे 40 नंबर के सवाल आते हैं आपने, जो एनसीईआरटी की बुक्स 6 से लेकर 10 तक की आप पढ़ी है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और शहरियत, सिविक्स आता है। इस तीनों पर मिला के 40 नंबर के कंटेंट पे रहेंगे, जो एनसीईआरटी की बुक से दिए जाएंगे। उसके बाद पेडोलॉजी पर 20 नंबर के सवाल रहेंगे। अजान हुई है, 2 मिनट रुक जाए। इख्तिताम पर ही मरहला है। सेंटर्स की बात करते हैं, महाराष्ट्र में सेंटर कहाँ है देख लीजिए। एक है अहमदनगर, अमरावती, औरंगाबाद, बारामती, चंद्रपुर, धुले,
जलगांव, काष्टी, कोल्हापुर, कोपरगांव, लातूर, मुंबई में नवी मुंबई में है, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पंढरपूर, पुणे, रत्नागिरी, संगमनेर, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, ये सेंटर है, जिसमें हमारे मराठवाड़ा में 2 सेंटर है, एक नांदेड़ और एक औरंगाबाद। आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दोनों में से एक करना चाहिए जो आपको नज़दीक पड़ता है, या तो नांदेड़ या औरंगाबाद, और सेकंड में दोनों में से बाकी 2 कोई भी नज़दीक। लातूर भी नज़दीक है, हाँ लातूर भी एक है, तो लातूर भी आप अंदर फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म भरने के ताल्लुक से भी तकरीबन सभी चीज़ें जो मेन है मैंने आपको बता दिया। आपको अपलोड तो कुछ करना नहीं है, लेकिन सभी चीज़ें एक मरतबा पहले अपने जो आपका सर्टिफिकेट है उसके ऊपर से नोटबुक पे पहले नोट डाउन कर ले, और उसके बाद आप फिलअप करेंगे तो बहुत आसान है। सर्टिफिकेट नंबर, सीट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, कितने मार्क्स थे, कितने में से थे, ये सब चीज़ें, और कौन से बोर्ड से पास है, ये सब चीज़ें बहुत ही आप केयरफुली भरिए। अंदर बीएड है, बीएड का अक्सर इंस्टीट्यूट का मसला आता है कि कॉलेज का मसला, कौन से कॉलेज से पास किए, पहले अंदर देखिए आपके कॉलेज का नाम लिस्ट में है क्या, नहीं है तो अदर पे जाना पड़ेगा आपको। अदर पे जाने के बाद एक नया बॉक्स ओपन होता है, वहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम टाइप कर देना चाहिए। इस तरह से पूरा फॉर्म आपको फिलअप करना है। फॉर्म की जो तो पूरी तफसीलात और डेमो वगैरह इंशाल्लाह जब आएगा, फॉर्म स्टार्ट होगा, उसके 1-2 दिन के बाद आपको पूरी तफसीलात उसकी और भी दे दी जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ सवालात है तो वो सवालात देने के लिए भी हम तैयार हैं। तो आपके कुछ जो भी सवालात हैं, कैटेगरी के ताल्लुक से एक सवाल आना ही है, वो भी EWS का। सबसे पहले मैं वो बतलाता हूँ कि हमने TET दिए, EWS दिए ओपन कैटेगरी वालों में, उसमें आपको सहूलत भी मिली, लेकिन CTT में आपको ये सहूलत नहीं मिलने वाली। CTT में EWS कैटेगरी नहीं होती, उसमें ओपन, OBC और SC ST 4 ही कैटेगरी होती है। अब ये BJNT वाले या NTT वाली जो कास्ट होती है वो कहाँ है, तो वो OBC में ही आती है। तो EWS का सवाल खत्म हो गया, सर्टिफिकेट है नहीं है, निकालना नहीं निकालना, CTT के लिए कोई अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि EWS सर्टिफिकेट है अपने पास, और जो ऑप्शन है उसमें EWS तो दिया नहीं, OBC सेलेक्ट कर लेते, तो आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड होगा पास होने के बावजूद। कुछ नहीं किए, अभी 2-3 दिन पहले मुझे कॉल आया था, ऐसा ऐसा है, मैंने बोला आपको डबल एग्जाम देना, क्योंकि जब आप जॉब पर लगेंगे सर्टिफिकेट बताएंगे, सर्टिफिकेट पे कैटेगरी लिखी हुई OBC, आपके पास फिर OBC कैटेगरी देखने के बाद आपको जो भी वेरीफाई करने वाला जो कलर या ऑफिसर रहेगा वो आपको कहेगा सर्टिफिकेट दिखाओ जब आप OBC से पास हुए, तो आप बताएंगे EWS, तो क्या EWS और OBC की सर्टिफिकेट है, ये तो हमको भी समझ रहा है। फिर वहां पर बहस करके बाकी सब चीजें करके कोर्ट मैटर करके कुछ भी हासिल होने वाला है। तो EWS के इसमें सहूलत नहीं है, इस चीज को समझ लें। कास्ट में भी आपके पास OBC SC ST तो हमारे पास होती ही नहीं है, यानी तकरीबन सभी अगर जो कास्ट वाले हैं वो OBC में अपना फॉर्म फिल करेंगे। दूसरा, और अभी इस मरतबा महाटीटी में एक नया निकाले थे माजी सैनिक, वो सहूलत भी यहाँ कुछ सैनिक वाली नहीं है, यानी आपको ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 90 मार्क्स 60% लेना ही है, यानी 90 मार्क्स, और किसी भी कास्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 82 मार्क्स लेना है। ठीक है, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सवाल देते हैं, हाथ उठाकर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक दो सवाल है तो बाद में सवाल का सिलसिला खुशी होता है, तो बिस्मिल्लाह कीजिए। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड एक ही दिन में होता है क्या? अब जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म फिलअप करते वक्त दोनों पेपर अगर साथ में भरें तो आपका एक ही दिन में पेपर होगा, ठीक है। और अगर अलग अलग फॉर्म फिलअप किए हुए हैं तो आपका फॉर्म अलग अलग डेट में आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि फिर एक दिन में आए।
तो एक पेपर का टाइमिंग होता है 9:30 से 12:30 और दूसरा 2:30 से 5। तो इस तरह से दोनों पेपर एक साथ ही होते हैं। और से अगर आपने अलग अलग फॉर्म फिलअप किए जिसमें आपको पैसे भी ज़्यादा लगेगा, आने जाने का खर्चा भी बढ़ेगा, सिर्फ फीस 800 रुपये एक्स्ट्रा नहीं लगेगी, लेकिन आने जाने का खर्चा भी आपका जो तो पड़ेगा। तो बेहतर है अगर आप दोनों पेपर दे रहे हैं तो एक साथ ही फॉर्म फिलअप कीजिए, सब तरह से सहूलत हो जाती है, एक ही दिन में पेपर हो जाता है। सेंटर वगैरह सब सेम करें, उसमें चेंज नहीं। अगर आप एक साथ फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो सब चीज़ें सेम होती हैं, आसानी हो जाएगी। अलग अलग फिलअप करेंगे तो फिर सेंटर चेंज हो जाएगा, मकाम चेंज होगा, सब शिफ्ट चेंज हो जाएगी, सब मसाले। सिर्फ शिफ्ट आपकी अलग है, पेपर फर्स्ट की सवेरे की शिफ्ट हो जाएंगी, पेपर सेकंड की आपकी दोपहर की शिफ्ट में हो जाएगी। और कुछ सवाल? आने वाला एग्जाम ऑनलाइन ही होगा? ऑनलाइन है, एग्जाम ऑनलाइन ही होगा। एक मरतबा आगे जाने के बाद पीछे दुनिया नहीं है। मोबाइल है, वापस हम टेलीफोन पर गए क्या? बहुत सारे लोग टेट के ताल्लुक से, सीटेट के ताल्लुक से कि ऑफलाइन हो, मुश्किल है, नहीं होता, 99% नहीं होता। अब आने वाले दूसरे एग्जाम बल्कि महा टीटी भी, अगला महा टीटी जो होगा चाहे 23 में हो या 24 में हो, ऑनलाइन होने के चांसेस है उसके। तो दुनिया ऑनलाइन की तरफ जा रही है, ऑफलाइन से ना ऑफलाइन की तरफ से हम खत्म हो रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम टीचर बनने वाले हैं, हम आज फील्ड में काम करें तो हमको पता है कि हर वर्क ऑनलाइन हो चुका है हमारा। ऑफलाइन तो मौजूद ही है, खत्म नहीं हुआ, वही चीज़ ऑनलाइन भी करना है। बच्चे का एडमिशन करना है, फॉर्म भर के भी लेना है और वही फॉर्म की पूरी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट पोर्टल पे अपलोड भी करना है। तो इस चीज़ से ना ये घबराए कि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन को कुछ बहुत बड़ा राक्षस या देव ना समझे, वो एक आम चीज़ है, उससे डरे ना, बल्कि उस चीज़ को सीखे। हमारे अंदर ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को सीखें, क्योंकि पूरी सर्विस में हमको इससे साबित होना ही है। उससे बचकर, ऑनलाइन से बचकर हम सर्विस नहीं कर सकते। नंबर जो है 90 नंबर, तो वो पूरे कॉमन लेना है क्या? हर मजमून में मुतय्यना नंबर जो? हाँ, सर का बहुत अच्छा सवाल है कि जो नंबर है 60% मार्क्स लेना है, सभी मज़ामीन में 60% लेना है या ओवरऑल 60% लेना है? सभी मज़ामीन में 60% लेने की ज़रूरत नहीं है, ओवरऑल आपको 60% मार्क्स देना है। इसीलिए मैंने कहा था कि आपके लैंग्वेजेस आपका पावर पीरियड है। यहाँ पर अगर आप 50 अबो ले लेते हैं तो बाद में आपके 90 में से आपका काम आसान हो जा रहा है लेने के लिए। आपके मार्कशीट पे महा टीटी का तो रिजल्ट अगर देखेंगे तो डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन इसमें हर सब्जेक्ट का रिजल्ट दिया जाता है कि आपने उर्दू लैंग्वेज फर्स्ट में कितने लिए, सेकंड में कितने लिए, सीडीपी में कितने लिए, मैथमेटिक्स यूएस में। तो आप अगर आपने मैथमेटिक्स में 5 नंबर लिए, लेकिन सीडीपी में आपने 89 मार्क्स ले लिए, सॉरी 28 या 29 मार्क्स ले लिए, तो ऐसा नहीं है कि आप मैथमेटिक्स में 5 नंबर लेने की वजह से आप फेल हो रहे हैं। आपका ओवरऑल रिजल्ट देखा जाता है, आपका जो टोटल आ रहा है वो टोटल 60% या फिर कैटेगरी वाले तो 55% आना जरूरी है। फिर आप उसमें किसी मजमून में कितने भी नहीं। यहाँ पर आपको मैं बुक्स के ताल्लुक से रहेगा, सवाल आया भी नहीं, बुक्स कौन सी पढ़े हम। एक उर्दू के ताल्लुक से तो मैं बता चुका हूँ, अजीम सर के पास से आप ले सकते हैं या उसकी फोटोज वगैरह वो डाल सकते हैं, मेरे पास उसकी पीडीएफ भी मौजूद है। सेकंड चीज़ है, बाकी सभी के लिए बुक्स अगर देखें तो फिलहाल तो 2 महीने का वक्त है, बहुत मुख्तसर वक्त है। अगर आज भी आप ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, शॉप पर नहीं मिलती है, शाही पे या कहीं और शालीमार पे औरंगाबाद में नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ही आपको परचेज करना है। आज अगर आप ऑर्डर देंगे तो आपकी 1 हफ्ते बाद आएगी, वहाँ से और कम आपके पास नहीं लगेंगे। 2 महीने ही एग्जाम्स के लिए बचे हुए हैं। तो अभी फिलहाल की कंडीशन में मैं तो ये रेफर करूँगा, ये आपको राय दूंगा कि आप बुक के पीछे ना भागते हुए ग्रुप स्टडी, जैसा यहाँ पर आपको बुलाकर स्टडी की जाएगी वो, और लेक्चर स्टडी, या फिर कंबाइन आप फ्रेंड सर्कल में स्टडी या ऑनलाइन से स्टडी करें और प्रीवियस पेपर सॉल्व करें। हफ्ते में एक प्रीवियस पेपर कंपलसरी सॉल्व करना है, पूरे 2.5 घंटे लगाकर कमरे में बंद कर दे, खुद को लॉक लगा के अंदर से, जिस तरह एग्जाम सेंटर में बैठते हैं। ऐसा नहीं कि पेपर दे रहे हैं और कुछ दोस्त का फोन आ गया, चाय पीने चले गए, मोहतरमा है अगर घर में कोई आ गया खाना देने चले गए, ऐसे वाला मामला नहीं। पूरा 2.5 घंटे लगाकर बैठ के पेपर सॉल्व करें। यहाँ से 2 महीने हैं
यानी कि 8 पेपर आप प्रीवियस पेपर सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन भी है। वो ऑनलाइन अलग प्रैक्टिस आपको करना है। ये पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा एरिया समझ आएगा। अभी कल ही से स्टार्ट कीजिए। पहला पेपर मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि कल ही दे दीजिए। आप बोलेंगे सर हमारी तैयारी नहीं है, कुछ नहीं। अरे भाई पहला पेपर दो, तैयारी नहीं है ठीक है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि पेपर किस तरह आता है, मैं किस मकाम पे हूँ, मुझे किस तरह से स्टडी करना है। यहाँ से आपको कम से कम रेगुलर 5 घंटे स्टडी करना होगी, क्योंकि 2 महीने का वक्त बचा है। टाइम टेबल डिवाइड कर दीजिए। सवेरे फजर की नमाज पढ़ने के बाद 2 घंटे दे दीजिए, दोपहर में 1 घंटा दे दीजिए, रात में ईशा के बाद सोने से पहले 2 घंटे दे दीजिए। इस तरह से पूरे 5 घंटे एक साथ ना देते हुए वक्फे के साथ दीजिए। कौन से वक्त में कौन सा सब्जेक्ट लेना है ये आपको तय करना है अपने हिसाब से। एक मरतबा टाइम टेबल बनाकर उसको 2 महीने तक फॉलो कीजिए। कामयाबी आपके कदम चूमिए। बिना मेहनत के हासिल कुछ भी नहीं, मेहनत शर्त है। तुक्के लगा के टीटी सीटीटी पास नहीं होती। तुक्के लगा के टेट में आप खाली 40 50 60 70 स्कोर करके आ सकते हैं, क्योंकि इसमें पास और फेल का मामला है ही नहीं। यहाँ पर है, यहाँ पर आपको स्टडी करना ही है। लास्ट में जब आपके कुछ सवाल बच जा रहे हैं तो आप उस पर कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि प्रीवियस पेपर करें। बुक का अगर फिर भी अगर आपको बुक लेना है, सर नहीं बुक बताइए, तो ऑल सब्जेक्ट की एक बुक आती है सक्सेस अरिहंत पब्लिकेशन, वो ले सकते हैं। प्रीवियस पेपर अगर आपको नहीं मिले ऑनलाइन वगैरह इधर उधर हार्ड कॉपी में मिल जाते हैं। अरिहंत की प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन बुक रहती है, उसके अंदर पूरे एक्सप्लेन भी किया हुआ होता है आंसर्स का, मैथमेटिक्स वगैरह की, वो भी आप मंगा सकते हैं। 500 रुपये में दोनों कंबाइन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट की मंगाने की स्पेशल एक सब्जेक्ट की भी है, सीडीपी की अलग से आती है 150 रुपये में 170 रुपये में वो मिल जाती है। कोई यानी आप पूरा सब्जेक्ट ना लेते, अगर कुछ सब्जेक्ट जैसे टारगेट करना चाह रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सीटीटी में कोई 3 सब्जेक्ट को टारगेट करना होगा, जिसमें आप 25 या उससे ज्यादा स्कोर करें। 3 सब्जेक्ट, जाहिर सी बात है 2 लैंग्वेजेस है, तीसरा सीडीपी है हमारे। और सीडीपी की तैयारी के लिए मैं आपको लेट्स लर्न जो हिमांशी मैडम का जो चैनल है वो करता हूँ, उसके ऊपर बेहतरीन तैयारी कराई। और हमारे फहीम सर का भी एक चैनल है हेलो मास्टर, उसके ऊपर भी उन्होंने सीडीपी की तैयारी कराई है पीटी के टाइम पर, वो भी आप वीडियोस देख सकते हैं। ये यहाँ पर आपके लिए मौजूद है। लेट्स लर्न पे अगर आप जाएंगे वहाँ पर आपको सीडीपी और लैंग्वेजेस ये सब मिल जाता है, मैथमेटिक्स भी मिल जाता है। साइंस और सोशल स्टडीज़ के कंटेंट उस पर अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको दूसरा कुछ देखना होगा, या फिर उसको स्किप भी कर सकते हैं। अपने तौर पर जितना हम तैयारी कर सकते हैं वो कर सकते हैं। और आपके कुछ सवाल आते हैं? सर पेपर लैंग्वेज, पेपर लैंग्वेज पूरे ऑल इंडिया का लेवल पे होता है, इसलिए सिर्फ 2 ही होती है, हिंदी और इंग्लिश। चाहे आप कौन सा भी सेलेक्ट करें, हिंदी करें या इंग्लिश करें, आपको जो सवालात है दोनों लैंग्वेज में आना है। तो तैयारी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी करना ही है। सर कह रहे हैं कि हिंदी लिए तो दोनों में आते, ऑनलाइन है इसलिए अगर इंग्लिश लिए तो चांसेस है कि सिर्फ इंग्लिश में जाए। तो हिंदी लेंगे तो हिंदी में भी रहेगा सवाल सामने, हिंदी में समझ में नहीं आया तो वहाँ इंग्लिश में भी आप फौरी तौर पर पढ़ सकते हैं। और बात ये 90 सवाल है सीडीपी मैथमेटिक्स ईवीएस के जो आएंगे। बाकी लैंग्वेजेस के जो आप सेलेक्ट करेंगे वो लैंग्वेजेस में आएंगे। उर्दू कराए तो पूरे सवाल उर्दू के, और हिंदी लिए तो हिंदी के सिर्फ हिंदी, क्योंकि हिंदी का सवाल इंग्लिश में ट्रांसलेट करके या उर्दू का सवाल इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नहीं। तो बस जिस तरह पहले सेकंड लैंग्वेज भी आते थे हार्ड क्वेश्चन बुक के अंदर सेकंड लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी आते थे, तो आप ऑनलाइन में कैसा? इससे पहले पिछले सेमिनार में हमने बताया कि मैंने सजेस्ट किया था उर्दू वाले सेकंड लैंग्वेज मराठी सेलेक्ट करो, फायदा होगा, क्योंकि जो बाकी के 15 मार्क्स के सवाल आते हैं वो सेम आते हैं, जो पेडालॉजी के तरीके तदरीस के है ना वो सेम आते थे लास्ट ऑफलाइन एग्जाम होने तक। लेकिन अब यहाँ पर आपके सामने सब दोनों सवाल सामने नहीं है। वो ऑफलाइन आपके पास दोनों पेपर होते थे, आप दोनों सामने रखे, सेम नंबर रहता था, सेम होता था, वहाँ आप कर सकते थे। तो मराठी और उर्दू लेते तब आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक ही सवाल आपके सामने आएगा, पैराग्राफ भी रहा तो पैराग्राफ के पूरे 15 सवाल या 7 सवाल एक साथ नहीं आएंगे, एक सवाल आएगा पैराग्राफ पूरा रहेगा, तो पैराग्राफ हर सवाल के साथ आपको आएगा, नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर वो वाला मामला हमारा
नहीं काम कर सकता कि दोनों हमारे सेम आ सकते हैं या हम उसको देख सकते हैं, या उतना टाइम हमारे पास नहीं है कि इधर हम ये सवाल देखें और उसके बाद उधर जाकर उसी नंबर पे वो सवाल देखें। वो ऑफलाइन में हमारे पास हार्ड कॉपी होती थी, दोनों सामने रखकर हम देख सकते थे। यहाँ पर उस तरह का हम नहीं कर पाएंगे। जी बोलिए। जरूर, अगर आप बीएड प्लस ग्रेजुएशन है, सेकंड पेपर पास भी है, प्राइवेट स्कूल में अप्लाई करें हैं, तो अप्रूवल के वक्त आपको, या गवर्नमेंट में भी अगर आप अप्लाई करें वहाँ पे भी सिलेक्शन हो रहा है, तब भी आपको बीएड करना कंपलसरी नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए अगर आप जो अभी सीडीटी का खत्म हो गया, टेट का भी खत्म हो गया, मैं डायरेक्ट पवित्र पोर्टल पे पहुंच गया। पवित्र पोर्टल की बात करता है, अप्लाई कौन किसके लिए कर सकता है, आपकी तालीमी काबिलियत उसके हिसाब से आप अप्लाई करें। फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो डीएड है या अभी की सिचुएशन के हिसाब से बीएड। हालांकि कोर्ट केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस मौजूद है, हाई कोर्ट में भी। जो फैसला आएगा उसके बाद बीएड वाले रहेंगे नहीं रहेंगे, रहेंगे तो ब्रिज कोर्स पहले रहेगा बाद में रहेगा, वो वाली चीजें आना। क्योंकि अभी आज की कंडीशन में डीएड वाले साफ है, फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए कर सकते हैं, बीएड वाले भी कर सकते हैं। एज पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट जीआर आपको ज्वाइनिंग से पहले 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना है, एंड एज पर एनसीटीई आपको ज्वाइनिंग के बाद 2 साल के अंदर ग्रेजुएशन करना है, ये सॉरी ब्रिज कोर्स करना है। इसी का मैटर चल रहा है। अब राजस्थान में तो उन्होंने बीएड वालों को हटा ही दी, सिर्फ डीएड वाले कर सकते। तो फ्यूचर में क्या फैसला आएगा वो उसके हिसाब से रहेगा। आज की कंडीशन में डीएड बीएड दोनों भी फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आपको महा टीटी या सीटीटी पेपर फर्स्ट पास होना जरूरी है, सेकंड वाला नहीं चलेगा। आप अगर सेकंड पेपर पास है तो फर्स्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। प्राइमरी टीचर के लिए भैया मैं जब पूरी बात बताऊंगा ना आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं आपका बात भी अगर नहीं समझ में आए तो उसको डिटेल्स कर दूंगा। आपकी बात को समझाने के लिए मैं पवित्र पोर्टल पे पहुंचा हूँ। तो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए अप्लाई करने के लिए टीटी पेपर फर्स्ट, टीटी या सीटीटी प्लस बीएड या बीएड। सेकंड चीज 6 to 8 के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो 6 to 8 के लिए सेकंड पेपर पास होना चाहिए, सीटीटी या महाटीटी सेकंड पेपर प्लस आप डीएड को, और डीएड अगर है तो साथ में ग्रेजुएशन जरूरी है, बीएड नहीं भी रहा तो चलेगा। सेकंड चीज, या फिर आप बीएड हो, बीएड है तो उसमें तो आपको ग्रेजुएशन कहते हैं क्योंकि बीएड है ही ग्रेजुएशन के, तो डीएड प्लस ग्रेजुएशन में होना और उसके बाद बीएड होना। यहाँ पर आप ग्रेजुएशन है आपको बीएड 6 to 8 के लिए करना ही पड़ेगा, ये नहीं करना जरूरी नहीं है। अब उसके बाद ये होगा 6 to 8 के लिए। 9th और 10th के लिए अगर आप अप्लाई करें, यहाँ पर 9th और 10th के लिए हमारे पास टीटी या सीटीटी है ही नहीं, वहाँ पर आपका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। और 9th और 10th के लिए डीएड वाले अप्लाई कर ही नहीं सकते, वहाँ सिर्फ बीएड वाले कर सकते हैं। 11th 12th पर जाएंगे वहाँ डीएड सॉरी बीएड प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन लगेगा, वहाँ पर भी टीटी या सीटीटी है ही नहीं। और दूसरी एक बात कि हमारे पास 9th to 12th की वैकेंसी नहीं है। पिछली मरतबा 1000 की वैकेंसी में सिर्फ 2 या 3 कोर्स की, मैथमेटिक्स और साइंस की और एक इंग्लिश की 9th to 10th के लिए। 11 12 जीरो उर्दू मीडियम। 6 to 8 में हमारे पास सोशल स्टडीज की बहुत कम वैकेंसी थी, और मैथमेटिक्स और साइंस की इतनी थी कि वैकेंसी खत्म हो गई। कैंडिडेट टीटी सीटीटी पास कैंडिडेट खत्म हो गए, 300 या उससे ज्यादा वैकेंसी बाकी है जो मैथमेटिक्स और साइंस की 6 to 8 की है। परभनी की बात करें 21 पोस्ट जैसे कि वैसे खाली, एक भी फिलअप नहीं, पूरे के पूरे 21 मैथमेटिक्स और साइंस आपका वेट कर रहे हैं यहाँ परभनी जो मैथमेटिक्स और साइंस में। और फर्स्ट टू फिफ्थ पे जाएंगे तो बहुत सारी भरपूर वैकेंसी है हमारे पास। तो इसीलिए मैं अक्सर बीएड वालों को फिलहाल तो ये करता हूँ, अभी तो हमारे पास है ना मार्शल गवर्नमेंट, तो फर्स्ट पेपर पे आप अगर सोशल स्टडीज है तो फर्स्ट पेपर पे ज़्यादा फोकस करो बीएड वाले, और अगर आपका मैथमेटिक्स और साइंस है तो आप ज़्यादा फोकस मैथमेटिक्स सेकंड पेपर पे करो। और कुछ सवाल? जिला परिषद से करने के बाद सोसाइटी में ट्रांसफर, वैसे तो ट्रांसफर नहीं होता हो,
आपको इधर छोड़कर उधर ज्वाइन होना पड़ेगा। सर्विस काउंट होने का मसला अलग है, 2011 के जीआर के मुताबिक सर्विस काउंट हो सकती है आपकी, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं होगा। ट्रांसफ़र सिर्फ जिला परिषद को जिला परिषद ही होगा या जिला परिषद से महानगर पालिका होगा। महानगर पालिका से भी जिला परिषद में आने के लिए बहुत सारी दिक्कतें मौजूद है। यही वजह है कि मैंने रिज़ाइन देकर तीसरी मरतबा जो तो यहाँ पर ज्वाइन किया। पहले प्राइवेट में कर चुका हूँ 6 साल, उसके बाद महानगर पालिका में 6 साल कर चुका हूँ, 3 साल खत्म होने पे जिला परिषद, तीनों डिपार्टमेंट में काम करने का माशाल्लाह तजुर्बा है। ग्रेजुएशन बीए नहीं, अगर आप ग्रेजुएशन बीए है तो आप साइंस और मैथमेटिक्स नहीं ले सकते। उसके लिए आपको बीएससी या बीकॉम होना कंपलसरी है। इसमें भी बीकॉम वालों के बहुत मसले हैं, बीकॉम वालों के बहुत प्रॉब्लम्स है इसमें, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है। क्योंकि आप अलग फील्ड से अचानक से ट्यूटर मार के इधर आ जा रहे हैं टीचिंग पोस्ट में, वो पोस्ट ही अलग है बीकॉम की, लेकिन आ रहे हैं, लेकिन उनके भी जो है तो अब आइंदा जो जीआर आएगा उसमें तफसीलात और आएंगी, प्रॉब्लम्स उनको भी है। अगर मैथमेटिक्स उनके सब्जेक्ट में है तो मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नहीं, कोई भी क्रॉस हम नहीं कर सकते, क्रॉस करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। हमारे साथ एक कैंडिडेट थे, हालांकि उनका अपॉइंटमेंट 1st to 5th में हुआ था, तो इसलिए उनको मसला नहीं आया, लेकिन उन्होंने बीएससी के थे, लेकिन उन्होंने सोशल स्टडीज से पास किए, तो वह वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आप बीएससी है तो आपको मैथमेटिक्स साइंस होना ज़रूरी है। और कोई सवाल, या फिर वक्त बहुत ज़्यादा हो जाए तो मैं जिम्मेदारी करूँ। CTT महाटीटी अनलिमिटेड मरतबा दे सकते, कोई लिमिट नहीं है, कितने बार दे सकते हैं। हाँ, टेट एग्जाम जो रहता है इसके पास लाइफ में 5 बार दे सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह इकबाल सर, जिन्होंने सीटेट और उसके ताल्लुक से तफसीलात आपके सामने रखी। वक्त के आखिरी पहर में हम लोग हैं और इंशाल्लाह आज की इस वर्कशॉप की आखिरी रहनुमाई मोहम्मद अकबर सर, जो ज़िला परिषद डाइट में करियर काउंसलर हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मौसूल पूरे महाराष्ट्र भर में रहनुमाई करते हैं। मैं आपसे अपनी गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और स्टूडेंट सेंटर के ताल्लुक से भी और रहनुमाई हमारे सामने रखें। मोहम्मद अकबर सर। जज़ाकल्लाह। बहुत टफ होता है आखिरी में तकरीर करना। अगर आप लोग बोझल महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो एक माज़रत के साथ आप लोगों को थोड़ी देर के लिए खड़ा करूँगा और उसमें बैठ जाएंगे। जब तक खड़े रहे जब तक अच्छा महसूस नहीं होता। मुझे सर टाइम ज़्यादा हो रहा और खड़े कर दिया आपने, बैठ जाए। रसूलिल करीम अम्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल मौलाना करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 2 टॉपिक मुझे बात करना थे, मगर वक्त की नज़ाकत के तहत दोनों को बहुत मिनिमाइज़ करके अपनी गुफ्तगू को करूँगा। सबसे पहले आप जिस हॉल में यहाँ पर बैठे हैं, इसे स्टूडेंट सेंटर कहते हैं। SIO पर उन्होंने महसूस किया कि मुसाबक़ती इम्तिहानात में मुस्लिम तलबा का जो रेशो है वो बहुत कम है, उसको किस तरह से अपग्रेड किया जाए, इस सिलसिले में जो है बहुत गौर व फौज करने के बाद ये फैसला लिया गया कि हम परभनी में जो है स्टूडेंट सेंटर का क़याम करें। फिर अप्रूवल हुआ उसका, फिर काम शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट सेंटर तैयार हो गया। मगर स्टूडेंट सेंटर बनाया गया स्टूडेंट के लिए, ये तलबा मरकूज़ है, इसका नाम ही है स्टूडेंट सेंटर। इसके तहत तलबा को मुसाबक़ती इम्तिहान के लिए तैयार करने के लिए हमने हर महाज पे काम करना शुरू किया। हमने सबसे पहले स्कॉलरशिप को टारगेट किया, 5th स्कॉलरशिप, 8th स्कॉलरशिप। उसके बाद अच्छी चीज़ ये है कि ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के तहत NMTS एग्ज़ाम्स जो है लिए गए, उसमें पूरे हिंदुस्तान से बच्चे शामिल हुए, तकरीबन 14 स्टेट में हुआ। और एक अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट सेंटर का एडवांटेज ये हुआ कि उसके लिए SIO के बच्चों ने जो है प्रिपरेशन करवाए बच्चों को। तो आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि NMTS में पहले एग्ज़ाम्स में जो नेशनल टॉपर रही बच्ची, उसका ताल्लुक़ शहर परभनी से था। इस वक्त वो MBBS फाइनल ईयर में है, नबीला।
जिसने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकिंग हासिल की। बहुत शार्प बच्ची थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको एक प्लेटफॉर्म मिला और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया। MBBS कर रही है, फाइनल ईयर में है। उसके बाद हमने NTS के लिए बच्चों को प्रिपरेशन किया। परभनी की तारीख में पहली मर्तबा NTS में जो है तकरीबन 42 बच्चों ने स्टेट लेवल का एग्ज़ाम पास किया। इसके साथ जो है फिर अब हम आए, वक्त की ज़रूरत महसूस किए। CET था, उस पर टेट एग्ज़ाम्स था, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमने कोशिश की और तकरीबन एक 40 से 45 बच्चे जो हैं हमारे 2-3 साल कारकर्दगी में जो है बच्चों ने एग्ज़ाम्स पास किए। अभी सेंटर जो है सिविल सर्विसेज के लिए काम कर रहा है, MPSC, UPSC और CA। जो अब्दुल बासी साहब जिन्होंने गुज़िश्ता साल CA का एग्ज़ाम्स पास किया है, वो इसी सेंटर में आकर जो है स्टडी करते थे। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे UPSC में जो है बहुत अच्छी कारकर्दगी अंजाम दे रहे हैं। एक बच्चे ने प्री लिम्स पास कर लिया है, मेंस भी उसका अच्छा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करें कि मुस्तकबिल में पहला कलेक्टर जो है स्टूडेंट सेंटर प्रोड्यूस करें। ये है हमारी कारकर्दगी। मगर चूँकि मैंने अपनी गुफ्तगू की शुरुआत की है स्टूडेंट सेंटर है, तो ये तमाम एक्टिविटी तलबा मरकूज़ है। जब तक सेंटर में तलबा नहीं आएंगे तो ये सेंटर अच्छे से कारकर्दगी नहीं कर पाएगा। इसकी यही सिलसिले की कड़ी है कि आप लोगों को यहाँ पर मदऊ किया गया है इस तरह का ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए। अगर आप लोग महसूस करते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम जो है आप रेगुलर लें, तो उसके भी सिलसिले में हम काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुमैया मैम यहाँ पर नहीं है मौजूद, हैदराबाद गए हुए हैं। अस्मा मैम भी है, अल्हम्दुलिल्लाह MA इंग्लिश हुआ है उनका। और बहुत सारे अब्दुल रहीम सर यहाँ पर मैथमेटिक्स की फैकल्टी है। और बहुत सारे लोगों को हम ऑनररी जो है इस के लिए हमें तो मुंतखब करने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये क्लासेस रेगुलर रहें, तो उस एतबार से भी इंशाल्लाह यहाँ पर काम किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो है, अगर आप तो वीकली एग्ज़ाम्स चाहते हैं या फिर वीकली जो है ऐसे सेशंस चाहते हैं, तो उस सिलसिले में भी अजीम सर जो है इंशाल्लाह उस सिलसिले में काम करेंगे। स्टूडेंट सेंटर को कामयाब बनाने में जो कलीदी रोल अदा करेंगे वो कौन है? कौन है? नहीं सुनाई नहीं दिया। कौन है? लाइट गई? लाइट तो है चालू। कौन है इस स्टूडेंट सेंटर को कामयाबी से चलाने के लिए कौन अहम किरदार अदा करेगा? अच्छा वाजिम सर नहीं बोले आप, मैं सोच रहा था वाजिम सर बोलेंगे। मगर भाई यार स्टूडेंट्स आप लोग आएंगे तो इंशाल्लाह हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे। दूसरा, आज जो मेरा टॉपिक था, किसी को पता है मेरा टॉपिक क्या था? प्रोग्राम टॉपिक देखी थी मैंने प्रोग्राम टॉपिक, सिर्फ वाजिम सर का पोस्टर आया था। चलिए बहरहाल मेरा टॉपिक था मुसाबिक़ती इम्तिहान और मुस्लिम तलबा। मुसाबिक़ती इम्तिहान और मुस्लिम तलबा। अगर हम मुसाबिक़ती इम्तिहान, जैसे कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, अगर चूँकि मैं पेशे मौलवी से जुड़ा हुआ हूँ, तकरीबन मुझे 16-17 साल हो रहे हैं इस प्रोफेशन में होने के। तो जब कभी भी एग्ज़ाम की बात आती है, तो अगर हम हमारे दिल पे हाथ रखते हैं, तो एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम आने के बाद जो है हार्ट बीट में जो है एकदम यकायक तब्दीली महसूस होती है। आप लोगों के खिलते हुए चेहरे इस बात की हैं, तो मेरी बात की तस्दीक कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जैसे नाम लेते हैं कि BP बढ़ जाता है। ये मसला होता है, जिसे कहते हैं एग्ज़ाम फोबिया। क्या कहते हैं? एग्ज़ाम फोबिया। हमको एग्ज़ाम का डर है। डर क्यों है कि एग्ज़ाम, मैं जब भी बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ तो एग्ज़ाम के 2 ही रिजल्ट होते हैं। क्या होते हैं? एक तो पप्पू पास होगा या फेल होगा। पास हो जाता है तो एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आप कामयाब हो गए। नहीं पास होते हैं तो ये आपको सीखने के लिए एक और मौका है। सीखने के लिए ये आपके लिए एक और मौका है। अहम चीज़, डर कब आता है? डर कब आता है? डर इसलिए आता है कि आपके अंदर एतमाद की कमी होती है। आपको अपने आप पे फेथ नहीं होता। आप लोग हैं तब देखिए ना, डर का पैमाना अलग है। मर्द अलग चीज़ों से डरते हैं, औरतें अलग चीज़ों से डरते हैं। जिन चीज़ों से मर्द डरते हैं ज़रूरी नहीं कि ख़वातीन डरते हैं, और ज़रूरी नहीं कि ख़वातीन। अब वो एक चीज़ है कि मर्द किससे डरते हैं, वो एक अलग सवाल है। ये एक अलग सवाल है जिसको आपने बहुत अच्छे से तो पकड़ लिया माशाअल्लाह। मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था जो आप गैर शौरी तौर पर समझ गए। तो ये चीज़ है, डर का पैमाना अलग है। डर क्या है? डर क्या है? पूछो, दोनों से पूछता मैं, डर क्या है? एक ख़वातीन में से एक जवाब आ जाए।
मर्द हजरात में से डर क्या है? डर डिफाइन डर। डर को हम कैसे, जैसे कि घोड़ा, मैंने बोला एक तस्वीर दिखी आपको, किसी को लाल दिखाऊंगा, किसी को गोरा, किसी को काला, हाँ घोड़ा दिखाऊं, हाथी, तो एक इमेज बनी आपकी। मेरा सवाल है डर क्या बनी इमेज? नाकामयाबी। ये क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस, नतायज। डर, डरना चाहिए। क्या है डर? क्या गैर मुतवक्का चीज हो सकता है, मगर डिफाइन कैसे करेंगे? डर जो है एक ख्याल है। डर क्या है? एक ख्याल जो है, जो आपकी खुद एतमादी की कमी की वजह से आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वह बसी होता है। किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को चूहे से डर लगता है, डरना तो नहीं चाहिए। किसी को कॉकरोच से डर लगता, किसी को किसी और चीज़ से डर लगता है, मगर बहरहाल डर इंसान है तो अलग अलग उसमें डरता है। ये डर जो है खुद एतमादी की वजह से। अभी आपने ऐड भी देखे होंगे, तो ऐड देखे होंगे तो फेल होने का क्या दूसरा बदला नहीं करता कि मैं अब तक हमेशा पास हो या हूँ या पास हुई, तो मैं फेल हो गया तो ये तो उसकी फिक्र नहीं करना चाहिए। 96% आपके साथ फेल होते हैं खुदा। यहाँ पर जो इकबाल सर ने अपनी गुफ्तगू को जो इशारा किया है, तो पैदा होने के बाद जब बच्चा चलता है पहली मर्तबा, है ना, तो वो कई मर्तबा गिरता है, और जब वो गिरता है उसके बाद जब वो उठता है तो एक नई एनर्जी और एक नए हौसले और एक नए जज्बे के साथ है। तो आप जितने भी सक्सेस स्टोरीज देखेंगे, आप जितनी भी सक्सेस स्टोरी देखेंगे, इस वक्त जो हमारे मुल्क को चला रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया के ऊपर रूल कर रहे हैं, इनकी सक्सेस स्टोरीज आप देखेंगे। अभी अभी ब्रिटिश के अंदर जो है हालात तब्दील हुए और एक नौजवान शख्स जो है प्राइम मिनिस्टर बना। उससे पहले एक लेडी थी प्राइम मिनिस्टर, उसने इस्तीफा दिया। उससे पहले जो है एक दूसरा शख्स था, उसने इस्तीफा दिया। क्या है? इंग्लिश में कहते हैं अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर। क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी, मौका जो है आप तक आया और आपके दरवाजे पे मौका क्या दे रहा है? दस्तक दे रहा है। इट इज योर ड्यूटी, यू हैव टू ओपन द डोर। दरवाजा किसको खोलना है? आप। सर हम तो रोज ही दरवाजा खोलते हैं, मगर कोई पोस्टमैन है तो ऑर्डर लेके अभी तक नहीं आया। इसके लिए यू हैव टू सेक्रीफाइस योरसेल्फ, आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। जब उसके लिए आप शऊरी कोशिश करेंगे, जैसे कि अपने इब्तिदा में जो है जिया सर ने बात बताई कि आप फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के बाद कैजुअली आप रहेंगे और एग्ज़ाम आया फिर उसके टेंशन लेके देंगे तो आप यकीनन आप फेल होंगे। क्यों? इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर मेरे घर में शादी है तो एक प्रोसेस है शादी का। लोग आते हैं, देखते हैं, गिनो जाते हैं, देखते हैं, दोनों को पसंद आती है, उसके बाद जो है आगे बात बढ़ती है कि अपन अब क्या करेंगे, रस्म कर देंगे। रस्म होता, रस्म के बाद फिर और एक बार पार्टी वार्टी करने के वास्ते बोले अब तारीख निकालेंगे, फिर और आते पार्टी शार्टी होती, फिर जाते, फिर उसके बाद बोलते हैं तो ये तारीख को शादी हुई। दोनों तैयारियों में लग जाते हैं। 8 दिन कपड़ों की खरीदी चलती, ज्वेलरी लेना है, किस फंक्शन हॉल में प्रोग्राम होगा, सुबह में होगा कि शाम में होगा, अच्छा मेनू क्या रहेगा, किस घर से कितने लोगों को बुलाना है, लास्ट टाइम उनके घर से अपने को दावत नहीं आई थी तो अपन देंगे क्या उनको। यहाँ तक हम काउंटर सोचते हैं। सही है, ऐसे बातें होती है। अब मैं भी आपके घर में आया हूँ तो मेरे घर में होती, तुम्हारे घर में होंगी, और ये सब मेरी शादी के वक्त हुआ था। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें एक ऐसा ओकेजन हो जाता है। ये इसके लिए यहाँ पर मैं हम सब लोग जमा हुए हैं, लिंक डेवलप करें, आपका रजिस्ट्रेशन करवाया, आपके पैसे दिए, ये लोगों ने अपना कीमती वक्त फारिग करके आए। हाँ, इकबाल सर के साथ चूँकि फ़हीम सर, इकबाल सर, ये सब लोग पाथरी से हैं, मेरी भी ड्यूटी पाथरी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत हमारा गहरा ताल्लुक़ है। इकबाल सर अभी 3 दिन पहले हमारे साथ अकोला में ऑनररी तौर पर जो है अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए 3 दिन थे। वहाँ से आने के बाद फिर उनकी तबीयत ख़राब हुई। तबीयत ख़राब होने के बावजूद अजीम सर के फ़ोन पे फिर वो बंदा है तो यहाँ पर आ गया। तो ये कुर्बानियाँ होती है जिसके देने के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला आपको इज़्ज़त से सरफराज करता है। तो उसूल सबके लिए है, उसूल एक फ़र्द के लिए नहीं है।
कोशिश करने वाले की कभी, ये हम बोलते हैं, नारा लगाए कोशिश करने वाली की आपने हार नहीं, मगर कोशिश करेगा कौन? अकबर सर। कोशिश आपको करना है। इस सिलसिले में जो है अभी जो है आपने तो सीईटी के सिलसिले में बात कर रहे थे, 2 एग्जाम्स होते हैं, एक सेंट्रल लेवल की होती है और एक स्टेट लेवल की होती है। वो पास करने, दोनों में से कोई एक पास करने के बाद आप टेट के लिए आते हैं। उसके बाद जो है कुछ बेसिकली बातें जो आपको बता के थोड़ा सा वक्त चूँकि ज़्यादा हो चुका, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। साल 2020 जो है एक बहुत बड़ी तब्दीली हिंदुस्तान के अंदर लेकर आया। मुल्क के अंदर 34 साल बाद एक एजुकेशन पॉलिसी बनी, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं। उसका मसवदा किसने तैयार किया? जब आप नेशनल लेवल पे सीईटी का पेपर दोगे तो वो ये चीज़ों को हाईलाइट करेगा, क्योंकि ये रास्त ताल्लुक से सेंट्रल गवर्नमेंट और एग्जाम्स ले रही है। ये इस पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर काम किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन था उसका सदर? उसका मसवदा जब बनाया गया तो कौन था? डॉक्टर प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर उस वक्त जो है एचआरडी मिनिस्टर थे, और प्रकाश जावड़ेकर गए तो उन्होंने गए तो मिनिस्ट्री भी लेके गए। उन्होंने गए तो एचआरडी मिनिस्ट्री थी। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन गई तो मिनिस्ट्री का नाम ही चेंज कर दिया, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। क्या हो गया? एचआरडी मिनिस्ट्री अब नहीं रही, अब क्या हो गया? एजुकेशन मिनिस्ट्री बनी। इस वक्त हमारे मुल्क के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? सर कोशिश शुरू नहीं करे, उस वक्त से तो आए, क्या क्या करने का है तुम बताएंगे तब जाके करेंगे। केसरकर। हमारे मुल्क के एजुकेशन मिनिस्टर इस वक्त कौन है? होमवर्क। कुछ लोग हैं तो अभी मोबाइल शुरू करके अभी निकाल के सर पर्स में से 2 मिनट रुको, सबके आधे आधे हाथ पर्स में थे, मैंने बोला तो निकल गया। अच्छा, हमारे स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? नहीं, जो इन सर्विस है वो तो नहीं, जो अभी नए मुस्तकबिल के मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात जो है आपके दरमियान कोई है? जिस डिपार्टमेंट से हम जुड़ना चाह रहे हैं, जहाँ से हमारा रिक्रूटमेंट होने वाला है, उसके बारे में मैं जब तो डीएड में था पढ़ने के लिए, तो इंग्लिश हम अब कैसा होता है, नए मुसलमान बने और रमज़ान का महीना लगा, वैसी सिचुएशन हमारी थी डीएड में। हमारे से पहले तक डीएड में है ना इंग्लिश का पेपर जो है उर्दू में लिखना पड़ता था। डीएड में इंग्लिश का पेपर जो है उसकी जो वो थी टर्मिनोलॉजी और वो तरीक़े तदरीस वगैरह था ना, तो उर्दू में लिखना पड़ता था। थोड़ा बहुत 20-25 मार्क का इंग्लिश में लिखना पड़ता था। और हमारे साल से क्या हुआ, बोले इंग्लिश का पेपर अब पूरा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तब हमने लगाई ट्यूशन, है ना, हमने लगाई ट्यूशन। तो ट्यूशन लगाने के बाद यकीनन अल्लाह ने जिस शख्स से मिलाया, गैर मुस्लिम था, संतोष दड़के, आज भी मैं उनके पास जाता हूँ, इस्तेफादा करता हूँ, आज भी सर का फ़ोन मुझे आता है। तो सर ने जो बात मुझे बताए थे हमारा ट्यूशन वगैरह लेने के बाद, उनका एक कोड मुझे हमेशा याद है। सर ने कहा था, ए मैन शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। ए मैन शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। इंसान ने सब चीज़ों के बारे में कुछ मालूमात और कुछ चीज़ों के बारे में सब कुछ मालूमात होना चाहिए। तब आप है तो सब कुछ के बारे में कुछ मालूमात रखो, मगर कुछ में तो एजुकेशन है ना अपना, तो इसकी सब कुछ मालूमात आपको होना चाहिए। मैंने इतना अच्छा कोड बोला, किसी ने भी तो दिखा नहीं, उसको जाने तो मगर मेरे को याद है। चल देखो, इस वक्त जो है धर्मेंद्र प्रधान हमारे मुल्क के एजुकेशन मिनिस्टर, इस वक्त हमारे मुल्क स्टेट में जो है दीपक केसरकर जो है, ये हमारे स्टेट के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं। लास्ट टाइम जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 10+2+3 की थी, 10वीं और 12वीं, 12वीं और 3 ग्रेजुएशन, इस तरह से थी। इस वक्त एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म किए गए और ये बेसिक स्ट्रक्चर 10+2+3 का बदल के क्या कर दिया गया, 5+3+2 कहीं नहीं है अंदर, 2 नहीं है, 5 3 4, 5+3+3+4, 5 3 3 4, ये नया है। इसमें से जो 3 साल पहले है वो
प्री एजुकेशन जिसमें आंगनवाड़ी आती है, ये तमाम चीज़ें जो है आपको है तो लेना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 4 पिलर है, 4 पिलर के ऊपर जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी काम कर रही है। एक है एक्सेस, रसाई हर जगह मुल्क के हर जोग्राफी एतबार से हर एरिया तक इसकी रसाई हो। दूसरा है इक्विटी, मसावात। पहला क्या है? एक्सेस, दूसरा है इक्विटी, तीसरा है क्वालिटी, मेयार। और इंटरनेशनल लेवल पे है, चूँकि अभी हम लोग एजुकेशन में है, हम लोग काम कर रहे हैं, तो नैस, असर, पीसा ऐसे एग्ज़ाम्स जो है गवर्नमेंट ले रही है, जिसके तहत जो है बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबली जो है बच्चों को तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और लास्ट है वो है अकाउंटेबिलिटी। क्या है? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी। ये इसकी आ रही है, ये 4 पिलर्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। ये तमाम चीज़ें हैं, इसके ऊपर आपको काम करना है। क्योंकि मैंने बताया कि मुसाबक़ती इम्तिहानी पहले नाम लिए तो डर लगता, हमारे पास इस वास्ते 5वीं में सब बच्चों को नहीं बिठाते, इस वास्ते हमारे पास 8वीं की स्कॉलरशिप में सब बच्चों को नहीं बिठाते, इसके वास्ते हमारे पास NTS में सब बच्चों को नहीं बिठाते। बोर्ड के एग्ज़ाम आते, उस वास्ते बच्चा पास होता तो उसको ट्रीटमेंट भी वैसे मिलता। 9वीं पास होने की कभी ज़िंदगी में गुलपोश नहीं देखे होंगे तुमने। मेरा भाई 9वीं पास हुआ, घर में बिठाए, नानी ने तुआल डाले करे। 10वीं पास होने के बाद ट्रीटमेंट मिलती, 12वीं पास होने के बाद ट्रीटमेंट मिलती। तो हमने क्या करे, स्पेसिफिक करे, बच्चों को मुसाबक़त, बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करो, खुद कंपटीशन के लिए तैयार रहो। यहाँ पे सवाल करने के लिए अब्बास सर ने बोले, तो पहला जो सवाल रहता है ना वो बहुत मुजाहिदे वाला रहता है। तो बोले अल्लाह में खड़े रहूँगे तो सब हंसेंगे, हाँ। तो दूसरी है तो बुरखा खींच बोलती, बैठना कहीं भी चुपाता कर, ये ऐसा वैसा ही चलता है। मगर एक बार आ गया ना तो जो खलंदर रहता वो हमेशा क्या करता है, लीड करता है। और अल्लाह ने आपको पैदा जिस वास्ते करा कि तुम क्या करेंगे, CET का एग्जाम क्या करेंगे तुम्हें तो कौम के मेहमान हैं, तुम कौम बनाने वाले, तुम्हें तो इस उम्मत के इमाम हैं, इस दुनिया के इमाम हैं। आप जिधर जाओगे पूरी मिल्लत तो आपकी तरफ आएगी, और आप जो है मल्टीप्लाइड बाय 4 है एज कम्पेयर टू मैन। आपकी रसाई ज़्यादा है इनके मुकाबले। तो आप जो है अपने आप को पहचानें, आप देखें। अहम चीज़ ये होती है कि जब तक आप खुद एतमादी पैदा करने के सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें यह है कि आप जो है अभी यहाँ पर तो यासिर भी बैठे हुए हैं, सिविल सर्विसेज की खास बात है कि क्या पढ़ने से ज़्यादा अहम ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। सिविल सर्विसेज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे अहम चीज़ ये है कि क्या पढ़ना है। ये डिसाइड जब करते हैं तो उससे पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। नहीं तो ऐसा होता है, बुल वर्क होता है, हम गधे की जैसी मेहनत करते हैं, बाद में गल्ला इसमें से आया नहीं। और इस साबित है कई तजुर्बा रहा है, वहाँ इतना अपने मेहनत करे, ऐसी कोई किताब इतनी बनी जिसमें से वो मालेगांव की किताब आई थी, पूना की किताब आई थी, तो उसमें से एक बार तो एक नंबर का सवाल आया, एक ही क्वेश्चन आया, लोग बोले अल्लाह कुछ नहीं आया। तो सवाल आए कहाँ से? कंटेंट के ऊपर। हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास जो है ना एक आदत लगाई हुई है हमारे असातिज़ा ने, हमारे पेरेंट्स ने। जब हम निचली क्लासों में थे तो हम क्या करते थे, सवाल आता था, सवाल ढूंढने की हमको तौफीक नहीं हुई। हमसे क्या बोलते थे, 21 ले लो, उसमें रेडीमेड है, सैफी ले लो, तरक्की तालीम ले लो। तो ये रुझान हमारा जो है, हमको स्पून फीडिंग हुई। स्पून फीडिंग, चमचा आ करो, अभी भी हम कर रहे, हमारे हाथ में चमचा है, अब आप आ कर रहे, हम दे रहे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये आखिरी क्लास है स्पून फीडिंग की। अगर मेरा लेक्चर इसमें से लास्ट टाइम आपने अटेंड किया हो तो हम कुल से जुज की तरफ जाते हैं। मैं पहले दिन पूरा सिलेबस ले लेता सोशल साइंस का, पहले दिन पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाता, फर्स्ट डे फर्स्ट, एक ही शॉट में बॉल ही गए। अब क्या करने का, होमवर्क, अब खेलते बैठो तुम, एक एक जुज लो और करो, है ना। तदरीसी गुर हमारे कहाँ से किधर किधर, शाही मस्जिद से दरगाह किधर हो अपने, सॉरी, आसान से मुश्किल की तरफ, कुल से जुज की तरफ। ये इस तरह से जो गुर है ना, उस गुर में से एक गुर का इस्तेमाल मैं करता हूँ, वो है होल टू पार्ट, यानी कि कुल से जुज की तरफ आना। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम बच्चे जो इस वक्त आए हुए हैं, यकीनन आप काबिल तारीफ़ है, आप लोगों ने अपना वक्त फारिग किया बहुत अच्छे से। तो तमाम आपके सवालात के ज़रिए से आपके अटेंटिवनेस का इल्म होता है कि आपके सवालात कितने अच्छे हैं।
और एक अच्छी चीज़ हुई, ख़वातीन से अच्छे ख़वातीन ने सवाल किया, मगर जो सवालात मर्द हजरात की तरफ से आए उमूमी तौर पर नहीं आते। पड़ा मूर्ति बचपन में हम खेलते थे, तो जब है तो लेक्चर हो जाने के बाद जब है तो सवाल की बारी आती तो ऐसा मालूम होता था कि बोल दिया हमने, कोई सवाल ही नहीं करता, तो पूरा हमने जितना बयान किया उसको पूरा पानी फेरने के जैसा हो जाता। बहरहाल हम तमाम लोग यहाँ पर आए, आप लोगों को आपके मुस्तकबिल के, आपके ताबनाक मुस्तकबिल के स्टूडेंट सेंटर की तरफ से अपनी ख्वाहिशात इस आगे के सिलसिले में जो है किस तरह का रोड मैप तय करना है, उस सिलसिले में मैं आपके सामने ऑप्शंस रखा। अगर आप इस तरह के रेगुलर क्लासेस चाहते हैं तो हम फैकल्टीज़ को हायर करेंगे इंशाल्लाह, वो आपके साथ जो है इंटरेक्ट करेंगे। एक 2 मिनट है, अस्मा मैम हमारे दरमियान में तशरीफ़ रखते हैं। मैम प्लीज़ कम फॉरवर्ड, आप आगे। अस्मा बाजी जो है माशाल्लाह MA इंग्लिश है, आपने BEd भी किया हुआ है और एक इंग्लिश स्कूल पर आप तदरीस से खिदमत अंजाम देती है। साथ ही साथ मैम जो है कैलीग्राफी क्लासेस लेती हैं, तो आप में से अगर कोई जो है इस क्लासेस के साथ अगर कैलीग्राफी भी सीखना चाहता है तो उस कैलीग्राफी सीखने मैं मैडम से 2 मिनट के लिए दरख्वास्त करते हुए कि मुख्तसर अंदाज में जो है अपना तारुफ और अपना वर्क करें। अस्सलाम वालेकुम। माफ़ी चाहती हूँ, बहुत सारा टाइम हो गया है, मैं खुद बोल चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि आप लोग भी वक्त की नज़ाकत को जान चुके हैं। असल में मैं कैलीग्राफी टीचर हूँ, जो मैं उर्दू, इंग्लिश, मराठी इन तीनों सब्जेक्ट की कैलीग्राफी लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन पिछले 2 साल से 300 स्टूडेंट्स को कैलीग्राफी सिखाया है, और जिनका 100% रिजल्ट है, और 100% रिजल्ट की हम गारंटी देते हैं। और ये राइटिंग 100% चेंजेबल कोर्स है, जिसमें हम 100% राइटिंग चेंजेबल कोर्स की गारंटी लेते हैं। जैसे कि हमको बताया गया है कि अभी तक हमने सेट, नेट, टेट, सीटेट ये एग्ज़ाम्स देखे हैं, जो हमको ओरली देना होता है, जो हमारे नॉलेज बेस्ड होता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे प्रेजेंटेशन पे हमको ज़ाहिर करती है। जैसे कि नॉर्मली हम टीचिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो राइटिंग इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन एंड द लास्ट। तो राइटिंग बेस पे हम हमारे स्टूडेंट्स को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, एंड हमारे चेकर को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। सो राइटिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक। हर चीज़ के लिए, हर वर्क के लिए एक तरीका होता है, तो राइटिंग चेंज के लिए आई थिंक कैलीग्राफी इज़ द इम्पॉर्टेंट वे एंड इज़ द राइट वे कि आपकी राइटिंग को सुधारने के लिए। ज़्यादा अल्फाज बोलकर तो वक्त ज़ाया नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है वक्त की कमी है, इसलिए मैं अपनी जगह रहती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया अकबर साहब। जज़ाकल्लाह खैर। जी साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह जी, इससे पहले लास्ट महीने में हमने सीटेट की तरह ही कैलीग्राफी उर्दू खताती के लिए वर्कशॉप ली थी मस्जिद मेहताब अली शाह में। तो उसके भी जेंट्स और लड़के भी काफ़ी तादाद में हैं जो अवेटेड है, यानी कि हम खुद मैडम का इंतज़ार कर रहे थे, हम लोग भी फैकल्टी के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए सेपरेट रहेंगे। मसला इस बात का आता है, इस तरह की ख्वाहिशमंद हज़ारों में है, लेकिन वक्त निकाल कर क्लासरूम में आना ये हज़ारों से ज़्यादा 20-25 पे आ जाते हैं। अगर सोशल मीडिया पे पूछा जाए व्हाट्सएप पे कितने लोग इंटरेस्टेड है, तो 100-200 रिप्लाईज आते हैं, और जब सेंटर के लिए डेट टाइम दिया जाता है उसमें से 20-25 लोग आते हैं, क्योंकि सभी की जॉब्स हैं, क्योंकि मेजॉरिटी टीचर्स की एजुकेशन से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका प्रैक्टिकली वक्त निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये चीज़ ही ऐसी है कि जो एक मरतबा कंटिन्यूसली 2 से 3 महीने में, जैसे मैडम ने बताया कि जो लोग कंटिन्यूसली सीरियसनेस के साथ अगर उसको करते हैं तो उसका रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो एक फ़न है, एक हुनर है। खुद हमारे पास भी लास्ट ईयर जितने भी लास्ट टाइम जितना वर्कशॉप हुआ था उसके अंदर भी हम मालेगांव से बुलवाए थे, माहिर खत्ताब को बुलवाए थे, तो उसके अंदर भी काफ़ी लोगों ने इंटरेस्टेड दिया था। लेकिन उसके बाद जब हमने प्रैक्टिकली अप्रोच करने की कोशिश की तो 5-7 लोग अवेलेबल थे। तो ये और खुशी की बात है कि हमारे दरमियान अस्मा मैडम भी है
जो लेडीज़ के लिए या फिर गर्ल्स के लिए जो स्कूल लेवल पे हैं और जो टीचर हजरात हैं, क्योंकि हमारी जो राइटिंग है हमारी शख्सियत की अक्कासी करती है। तो हम टीचर हैं, तो अगर हम ख़राब ब्लैक बोर्ड पर अगर ख़राब लिखते हैं तो बच्चे भी ख़राब लिखते हैं। हमारे पास भी मैंने ऐसे टीचर्स देखा है जो बेदाल बद को बेअलग बनाते हैं, दाल अलग बनाते हैं, तो बच्चे भी 10वीं तक वैसे ही बनाते हैं। तो अगर बेसिक फंडामेंटल चीज़ें भी अगर कैलीग्राफी की टीचर्स बड़े लोग सीखते हैं तो इंशाल्लाह उससे आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा हो सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सीटेट के साथ साथ कैलीग्राफी के लिए भी या फिर उर्दू खताबी के लिए अगर आप वक्त निकालें तो इंशाल्लाह हम उसका नज़म करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ ही वर्कशॉप के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल ये था कि यहाँ पर क्लासेस होगी या नहीं। इट्स डिपेंड अपॉन योर रिस्पॉन्सेज कि जो लोग प्रॉपर के हैं या लोग दूर से भी आए हैं यहाँ पर। कुछ लोग सर यहाँ पर जालना से भी तशरीफ लाए हैं, जालना से, बसमत से, हिंगोली से भी यहाँ पर अपने दरमियान मौजूद हैं। तो ये जितनी भी गैदरिंग हमारे दरमियान मौजूद हैं वो बहुत ही कमिटेड और सीरियस लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब पर हैं जिनकी पेमेंट मुंजमद हो चुकी है टीटी पास नहीं होने की वजह से, लेकिन उनको टीटी पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली, पेमेंट बंद हो गई और मज़े से बड़ी मेहनतों से स्कूल को जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन सीटेट के लिए वक्त नहीं मिला। जबकि टीटी के मुकाबले में सीटेट आप जानते हैं कि बहुत आसानी से पास हुआ जा सकता है। और इकबाल सर जानते हैं कि 2017-18 तक तो माहौल भी नहीं था पढ़ने के लिए। ये इकबाल सर और यहाँ पे जो इकबाल सर तो मुमरा से आए थे एक मरतबा 2016 में, जब उन्होंने BMC में थे तो हमने जाकिर हुसैन के लगभग में इसी तरह का वर्कशॉप रखे थे। अनीस बेलदार सर और इकबाल सर मुंबई से तशरीफ लाए। तो ये 4-5 सालों की मेहनत है जब यहाँ के मुस्लिम असातिज़ा टीटी या सीटेट को पढ़ने के लिए तैयार हुए। एक अवेयरनेस पैदा करना पड़ा, उसके बाद लोग कामयाबी हुए, पढ़ने भी लगे और इंशाल्लाह इससे बड़े बड़े नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसी तरह इंशाल्लाह टेट के अंदर भी जैसे पूरी वैकेंसीज की डिटेल्स इकबाल सर ने आपको बताएं। खुद उर्दू मीडियम की वैकेंसीज परवनी ज़िले के अंदर की महाराष्ट्र दोनों में है। अब सीटेट में पास होने की तादाद पिछले 5 सालों के मुकाबले में अब बढ़ चुकी है। अगर वो टेट अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से तरीके से रहनुमाई हासिल करते हैं तो इंशाल्लाह वो डायरेक्टली पवित्र पोर्टल के जरिए सरकारें आ रही है, जा रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ पब्लिक का फ़ायदा हो जाता है। तो अगर ये दूसरी अखाड़ी सरकार अगर ये जाते जाते अगर फरवरी में टेट ले लें और उसके बाद फौरी भर्ती कर लें तो बड़े पैमाने पर इंशाल्लाह रोज़गार के मौके हमको मिल सकते हैं। और दूसरी बात, अल्टीमेट गोल हमारा स्टूडेंट सेंटर का यही था कि सिर्फ हमको रोज़गार फराहम करना इस सेंटर का मकसद नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लास्ट में जो टॉपिक हमने अकबर सर को दिए थे यही था कि हमको कॉम्पिटिटिव मुसाबिक़ाती इम्तिहानात के लिए जहन तैयार करना है। तो सिर्फ सीटेट एक रोज़गार का जरिया नहीं है बल्कि आपको मुसाबिक़त के लिए तैयार करना है। जब आप सीटेट और टेट तैयार कर पास होके जाओगे स्कूलों में तो स्कूल में आप 5th के 8th के स्कॉलरशिप के लिए बच्चों को तैयार करेंगे। आज यही हमारी कमी है, आपकी और हमारी, कि हमें 5वीं और 8वीं के स्कॉलरशिप में इतना ज़्यादा सीरियसनेस के साथ नहीं बिठाया गया। सिर्फ 2-4 जिनको चश्मे लगे हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा सीरियस बच्चे हैं, होशियार समझे जाते हैं, उन्हीं बच्चों को समझा जाता है। जबकि CBSE की जब 1963 में NTSC कायम हुआ था, जो सिर्फ दिल्ली तक महदूद था, तो दिल्ली तक महदूद था NTSC, और NTSC कायम करने का मकसद ये था कि मुल्क को चलाने वाला कैडर हमको दस्तयाब हो, यानी कि IAS ऑफिसर्स हमको मिले। जो जितने मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री है, सेंट्रल और होम मिनिस्ट्री, ये जो लोग सब चलाते हैं तो वो सब सचिव चलाते हैं, सेक्रेटरीज चलाते हैं, वो सब IAS होते हैं। तो वो कैडर को हासिल करने के लिए NTSC शुरू किया और NTSC के दर्ज पर स्टेट ने 5th की स्कॉलरशिप और 8वीं की स्कॉलरशिप शुरू की। तो हमारा जहन उस तरफ है, उस बड़े मिशन की तरफ हम लोग आपको तैयार करना चाहते हैं कि हमारे नताइज कुछ भी हों, बड़े तादाद में पास हो या ना हो, लेकिन हमारा असातिज़ा का, हमारे यूथ्स का, हमारे नौजवान बहनों का ये जहन बने कि हमें मुसाबिक़ाती इम्तिहानात में हमको उतरना है। आज आप टेट की तैयारी करेंगे तो उसके बाद अगर टेट में आगे पीछे होते हैं तो आपको MPSC का शौक लगे, UPSC का शौक लगे। लास्ट ईयर भी MPSC UPSC के लिए हमारे पास से गए मुंबई हज हाउस में इस सेंटर से पढ़ने वाली लड़कियों का भी सिलेक्शन हुआ है जो MPSC कर रहे हैं और वो दिल्ली जा रहे हैं। ऐसे कई असातिज़ा हैं जिनको टेट के शौक की वजह से वो MPSC की तरफ डाइवर्ट हो और इंशाअल्लाह ताला उनके नताइज भी हमको देखने को मिलेंगे। तो एक मोटो है, मेन जो बड़ा कंसेप्ट है स्टूडेंट सेंटर का, हम ये चाहते हैं कि परवनी डिस्ट्रिक्ट से ऐसे मुसाबिक़ाती इम्तिहान वाले असातिज़ा पैदा हों जो अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करें। क्योंकि ये मामूली बात नहीं है कि हमको परवनी से कलेक्टर मिले, एक कलेक्टर बनने के 10-15 साल लगते हैं। अगर आपको परवनी सेंटर से, परवनी से एक कलेक्टर बनाना है मुस्लिम का, उसके पीछे कई NGOs की, कई रज़ाकारों की, कई सेंटरों की मेहनतें होती हैं। उसके नतीजे में माहौल बनता है, माहौल में से एक आधा जो अल्लाह ताला खुदा सलाहियत है वो अपने आप को पहचानता है, वो स्टडी करता है और फिर मुल्क के सामने अपनी तस्वीर पेश करता है। तो ये एक बड़ी मेहनत है। तो आप यहाँ
आए या ना आए, या किसी और सेंटर में पढ़े या फिर किसी और शहर में रहते हो, लेकिन आपको मिशन का जो स्टेटमेंट है, जो तहरीक है हमारी, वो आपको देना हमारा मकसद था। और इसके बाद यहाँ पे जो ऑफलाइन क्लासेस होंगे उसके लिए आप पर्सनल रब्त कर सकते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पर भी अकबर सर जो इन्फॉर्मेशन दी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सीटेट और टेट मिला के 79 स्टूडेंट्स इस सेंटर से पास हो चुके हैं। हमने बहुत ज़्यादा मतलब कि रेटिफिकेशन या कोई हार्ड वर्क नहीं करा, हमने सिर्फ पास होने के गुर बताया। इसी तरह की रहनुमाई उन्होंने खुद पढ़ा, खुद मेहनत की और पास किया। तो इंशाल्लाह ताला से आपके लिए भी नज़र किया जाएगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और भी ग्रुप बने हुए हैं इंशाल्लाह। इकबाल सर और फ़हीम सर इनके पर्सनल चैनल भी हैं, हेलो मास्टर है, इकबाल सर के एजुकेशन ट्यूब है, आप इनको फॉलो करके जो लाइव प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर भी आप सवाल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी सर रिप्लाई देते हैं। कॉल करने की रहमत की जाए, व्हाट्सएप पे अगर आप कुछ भी लें तो इंशाल्लाह देते हैं। और यहाँ पर घर में ही रहने वाले को ऑफलाइन भी यहाँ पर रहना इंशाल्लाह की जाएंगी। तो आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग दूर से आए हैं और जो लोग यहाँ प्रॉपर के भी हैं, और आप तमाम के लिए कामयाबी की हम लोग मुबारकबाद करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.